जय हिंद कैडेट्स। जय हिंद ओमकार। जय हिंद प्रांशु। जय हिंद। जय हिंद वंदे मातरम। भारत माता की जय। अंश शर्मा जय हिंद। विकास जय हिंद। जय हिंद वंदे मातरम। भारत माता की जय। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? प्लीज कंफर्म कर दो क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद वंदे मातरम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? प्लीज कंफर्म कर दो क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? जय हिंद। जय हिंद। वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद वंदे मातरम। भारत माता की जय। वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? ओके ओके, चलिए क्लियर है। इफ वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर तो सेशन हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। वॉइस वीडियो क्लियर है ना? प्लीज कंफर्म कर दो बेटा एक बार। क्लियर है? चलिए ठीक है। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद वंदे मातरम। भारत माता की जय। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन किस बारे में? देखो, लास्ट हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था पॉलिटिकल साइंस के अंदर, बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। 3 टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर कंप्लीट हो गए। अब आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के शेड्यूल्स के बारे में। जो भारत के संविधान के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से पढ़ाई करना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर अभी जो सब एग्जाम हुई थी उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आ गए थे शेड्यूल से, तो थोड़ा सा पढ़ना इसको जरूरी है। कैसी रही भैया दशहरा, कैसा रहा? पहले तो ये बताओ, एंजॉय किया कि नहीं किया, कि पढ़ाई कर रहे थे? हाउ वॉज योर दशहरा? दशहरा कैसा रहा? एंजॉय किया कि सर पढ़ाई कर रहे थे दशहरे के दिन भी हम तो? हाउस योर दशहरा? दशहरा कैसा रहा? राधे राधे बेटा। बोरिंग रहा? क्यों, काय के लिए बोरिंग क्यों रहा? मस्त रहा? पढ़ाई करी घर पे, अच्छा रहा? फुल एंजॉय किया? बहुत बढ़िया, फुल एंजॉय किया, मस्ती करी ना, बस बस यही होना चाहिए। ओके। राम राम। मस्त था? पढ़ाई करी? अरे यार, दशहरे के दिन कौन पढ़ाई करता है? ठीक है चलो, अच्छा था किसी का, अच्छा था किसी का। बुरा विरा तो नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी तो उसके कारण हो सकता है, अदरवाइज अच्छा ही रहा होगा। नॉर्मल था? कंफ्यूज थे? कंफ्यूज क्यों थे? पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, लाइफ में आगे क्या करेंगे इसको लेके कंफ्यूज है? देखो, कई बार है ना, थोड़ा सा चिल मारना जरूरी है लाइफ में, ठीक है? हमेशा ये नहीं करना कि हमेशा ही टेंशन में रहना है। लाइफ में कभी कभी चिल हो जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा ना। वॉट एवर हैपन्स, अपने हाथ में, क्या अपने हाथ में मेहनत करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो हमेशा ऐसा नहीं करना कि टेंशन लेना, फिर वो क्या नेचर और बिहेवियर बेटा वैसा हो जाएगा। वो नर्वसनेस क्या करती, नर्वसनेस फिर आपके माइंड के अंदर घर कर लेती कहीं ना कहीं, और आप फिर उसी तरीके से नर्वस हमेशा होते रहते हो, और वो पर्सनालिटी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो हमेशा नर्वस फील करना कभी कभी चल जाता है, वी ऑल आर ह्यूमंस, कभी कभी हम लोग नर्वस फील करते हैं, बट एवरी टाइम ये फील करना वो चीज़ ठीक नहीं है। परिस्थितियां तो देखो ऐसी रहती है, अब सिचुएशंस तो ऑब्वियसली खराब ही है, बट खराब से खराब सिचुएशन के अंदर भी यू शुड हैव दैट स्माइल ऑन द फेस। मतलब कोई सामने से मौत भी आ जाए तो भी स्माइल करके उसका स्वागत करो कि चलो ठीक है आप आए, आपके साथ आज बैठ जाएंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते सेशन को। हाँ, आज हम किसके बारे में बात करने वाले नाउ? आज के जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करने वाले शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? हमने देखा था, देखो हम लोगों ने 2 चीज देखी थी, बट उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं जो मैंने बताया भी था आपको। मुझे बताओ कि भारत के संविधान के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि जब भारत के संविधान को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, उस टाइम पर ओरिजिनली ओरिजिनली भारत के संविधान में 22 शेड्यूल्स थे ना। ये हमने देखा था कि ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान में ओरिजिनली 22 शेड्यूल्स थे, 22 शेड्यूल्स भारत के संविधान के अंदर थे। ओरिजिनली 22 शेड्यूल्स थे। अब अगर आज की तारीख की बात की जाए, करंटली अगर मैं बात करूं तो करंटली भारत के संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? करंटली अगर मैं पूछूं तो आज 23 शेड्यूल्स हैं, 24 शेड्यूल्स हैं, 25 शेड्यूल्स हैं, 26 शेड्यूल्स हैं। करंटली अगर बात की जाए, करंटली हाउ मेनी शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग? भारत के संविधान में करंटली आज के टाइम पर कितने शेड्यूल्स हैं? सर एंजॉय करने का मन नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं नहीं, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा अपने लाइफ के ऊपर होने वाली है, बट देखो एक चीज होती जिंदा दिली, लिवलीनेस, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती, उसको कभी मरने मत देना। अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मार लेना यार, है ना? वो बहुत बुरी चीज होती है। लोग हंसना भूल जाते हैं, हालांकि हम लोग भूलते हैं कई बार, बट ट्राई करना उस बच्चे को जिंदा रखो हमेशा, है कि नहीं? उम्र से पहले ही अपन सब मैच्योर हो गए। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का या लड़की जो भी है, अगर किसी भी एज ग्रुप का है, मिडिल क्लास फैमिली का अगर है ना, तो वो उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाता है। उसको उम्र मैच्योरिटी के लिए 25-26 साल होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंडीशंस को देख के ही हो जाता है। हाँ जी, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है 25। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो आउट राइट नाउ वी हैव 25 शेड्यूल्स। अरे बहुत बढ़िया, 43% बच्चों ने सही आंसर दिया। बाकी को क्या हो गया था? बाकी को क्या हो गया था, है ना? याद रखना। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, चलो ठीक है ना? है ना? हाँ रुको रुको,
अब जितने बच्चे हैं ना, आपका आंसर सही है, बट याद रखना यहां पर हम लोगों का सवाल था पार्ट्स के बारे में, और किसी बच्चे ने टोका भी नहीं। एक दो अब टोक रहे कि सर शेड्यूल्स नहीं, सिर्फ पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट्स 25, शेड्यूल्स 25 थोड़ी ना है। अब देखो ध्यान से, यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर भी। अब ध्यान से स्लाइड को देखिएगा। देखो जब संविधान अपना बना उस टाइम पे संविधान में पार्ट्स कितने थे? तब संविधान में पार्ट्स थे, उस टाइम पर संविधान में 22 पार्ट्स थे, याद रखना। आज अगर बात करूं मैं करंटली, तो करंटली 25 पार्ट्स हैं। शेड्यूल अलग थे। शेड्यूल्स की बात की जाए तो जब संविधान बना शेड्यूल्स थे अपने संविधान में 8, और करंटली अगर मैं आज बात करूं तो आज कितने शेड्यूल्स है? आज 12 शेड्यूल्स हैं। और पार्ट्स और शेड्यूल्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा। पार्ट्स क्या होता है? जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे किताब नहीं होती, किताब के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं कि भैया 5 चैप्टर्स पार्ट में रख दिए, 5 चैप्टर्स पार्ट के अंदर रख दिए। शेड्यूल बहुत अलग चीज है। शेड्यूल को हिंदी में कहा जाता है अनुसूची। शेड्यूल का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने संविधान को बनाया, वो संविधान में कुछ चीजें अलग से रखना चाहते थे, अलग से हाईलाइट करना चाहते थे कि भैया ये जो चीज है ये हाईलाइट करनी है। और ये चीजें संविधान से अलग थी। संविधान के अंदर आर्टिकल्स के अंदर ये चीजें नहीं थी, इनको संविधान से अलग दिखाना चाहते थे, वो इसको हाईलाइट करना चाहते थे। इट वॉज लाइक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे अपन किताब पढ़ते हैं और किताब में सबसे पीछे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि देखो ये किताब के अंदर ये चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर सबसे पीछे उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर रखती है। वैसे ही संविधान के अंदर ये जो है शेड्यूल्स एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे काम करते हैं। दीज आर सम एक्स्ट्रा थिंग्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांट्स टू हाईलाइट। संविधान को बनाने वाले इस चीज को हाईलाइट करना चाहते थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस चीज को हाईलाइट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा कि संविधान के सबसे लास्ट में क्या करा? लास्ट में शेड्यूल्स दे दिए। तो लास्ट में होते शेड्यूल्स, याद रखना। शेड्यूल्स के अंदर क्या है? दीज आर सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस व्हिच वी नीड टू हाईलाइट, जिसको हाईलाइट करना है। इसको अगर आर्टिकल्स के बीच में डालते ना तो ये अब पूरे आर्टिकल्स तो कोई पढ़ता नहीं है कि सब 395 आर्टिकल्स से पूरे के पूरे 395 आर्टिकल्स पढ़ लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये चाहते थे कि एटलीस्ट संविधान की इन एक्स्ट्रा चीजों को जिनको हाईलाइट किया गया है इनको सारे लोग जाके पढ़ें। ये एक्स्ट्रा इसको हाईलाइट करना है, इसको दिखाना है। दैट्स वाई इन्होंने क्या करा कि संविधान के सबसे लास्ट में शेड्यूल्स को जोड़ दिया। और सबसे पहले क्या होता है? संविधान की स्टार्टिंग कहां से होती है जरा बताना। तो जैसे संविधान के लास्ट में तो शेड्यूल्स होते हैं, लास्ट में आ गए आपके शेड्यूल्स। शेड्यूल्स होंगे संविधान के लास्ट में, जो 12 शेड्यूल्स वो लास्ट में लिखे गए। संविधान की स्टार्टिंग क्या से होती है? संविधान की स्टार्टिंग कहां से होती है? कौन सा पार्ट संविधान के अंदर सबसे पहले आता है? इसके बाद आपके सारे आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स पार्ट्स ये बीच में आते हैं। तो संविधान की शुरुआत कहां से होती है? बिल्कुल सही बात। संविधान की शुरुआत कहां से होगी? प्रियम्बल से। बिल्कुल सही बात। संविधान की शुरुआत होती है हमारी प्रियम्बल से। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, जो आगे जाकर हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रियम्बल का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन की तरह काम करने वाला है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि संविधान की शुरुआत होती है हमेशा प्रियम्बल से, बट संविधान का जो एंड है, संविधान का जो लास्ट पार्ट है, दैट इज द शेड्यूल। और आज हम इन्हीं शेड्यूल्स के बारे में बात करने वाले, ठीक है। शुरुआत में कितने शेड्यूल्स थे? शुरुआत में जब संविधान बना दैट टाइम वी हैव ओनली 8 शेड्यूल्स, हमारे पास 8 शेड्यूल थे। और आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज संविधान में कितने शेड्यूल से? आज संविधान में 12 शेड्यूल से। कितने शेड्यूल से आज संविधान में? आज संविधान के अंदर 12 शेड्यूल हैं। याद रखिएगा कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है। चलो, दिस इज द ग्रुप फॉर एसएसबी। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट। हिस्ट्री के लिए भी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चलिए, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, चलिए अब क्या है कि लास्ट थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा, लास्ट हम लोगों ने जो चीजें करी है उसका एक माइंड मैप की तरह ये चीज में लेकर आया हूं। इसको स्टोर कर लेना, अपने नोट्स के अंदर सेव कर लेना। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का माइंड मैप है, कब पहली मीटिंग कब हुई साहब, फाइनल मीटिंग कब हो रही है, दूसरी कब हुई, संविधान कब अडॉप्ट किया, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, पहली मीटिंग कब हो रही है, टोटल महिलाएं कितनी थी, सब डिटेल के अंदर यहां पर लिखा गया है, ठीक है। वैसे ही आप आगे देखोगे तो ये आपका किसका, ये अलग अलग कमिटीज के बारे में, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज के चेयरमैन रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। तो चेयरमैन और उनकी कमिटीज के बारे में माइंड मैप है, ठीक है। ये चेयरमैन और उनकी कमिटीज के बारे में आगे माइंड मैप और दिखा देता हूं मैं। अब जैसे ये था, याद आ गया, इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के अंदर, इलेक्शंस हुए थे। अब संविधान सभा के इलेक्शंस में जो सबसे ज्यादा सीट जीती थी वो किसने जीती थी? कांग्रेस ने 208 सीट, मुस्लिम लीग की 73 सीट्स और अदर्स की 15 सीट। तो ये देखो, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये आपका सारा माइंड, ये प्रीएम्बल का माइंड मैप है, जिसको आगे पढ़ना है आपको, ये आगे मिल जाएगा आपको जब अपन प्रीएम्बल पढ़ेंगे। तो माइंड मैप यहां पर है, और भी है, ठीक है, चिंता मत करना, और भी है, मैं बताता हूं। और कहां पर है? और लास्ट में देके रखे मैंने।
अब अभी यहां से तुमको बहुत क्लियर नहीं दिखेंगे बिकॉज बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे हैं, बट चिंता मत करना, घर पे जाके देखो, देखना आराम से, तब क्लियर हो जाएंगे। ये दिख रहा है, अभी नहीं दिखेंगे, अभी नहीं दिखेंगे बिकॉज अभी काफी छोटे छोटे वर्ड्स में। जब इसको डाउनलोड कर लोगे ना, डाउनलोड करने के बाद दिख जाएंगे। जैसे संविधान सभा का पूरा माइंड मैप है, पूरा डिटेल के अंदर संविधान सभा इसके अंदर देकर रखा है, तो कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये भी है, संविधान सभा का पूरा मैप देकर रखा है, कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने। तो अभी शायद छोटे शब्द हैं तो दिख नहीं रहा है, बट चिंता मत करना, जब डाउनलोड कर लोगे लेक्चर के बाद आराम से देख लेना, तब क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये मत सोचना कि सर अभी तो दिख ही नहीं रहा, बिकॉज वर्ड छोटे ना बच्चा, छोटे शब्द कैसे दिखेंगे, छोटे शब्द इतनी जल्दी नहीं दिखते। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें सेशन को अब। ग्रेट, ठीक है, अब ऐसे अपन इतिहास के भी कर लेंगे, एक बार हिस्ट्री का हो जाए, हिस्ट्री के भी दे देंगे। देखो अभी ये तो पढ़ लो। हाँ। कोई बात नहीं, हाँ अमित कोई बात नहीं बेटा, मैं कंसर्न समझता हूं, इतिहास के भी कर लेंगे, हिस्ट्री के भी कर लेंगे। ओके चलिए आगे बढ़े। थैंक यू, नहीं नहीं, काहे का थैंक यू, इट्स माय ड्यूटी टू प्रोवाइड यू दैट थिंग। ट्राई कर रहा हूं मैं कि हर सब्जेक्ट के मिल जाए, बट ठीक है, मेरे जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उसके तो लो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। ओके चलो, एक स्टार्ट करने से पहले एक सवाल, अभी इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन थोड़ा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ओके, करंट अफेयर्स की क्लासेस में सर बताएंगे ऑब्वियसली, बट अभी न्यूज़ के अंदर वो चीज़ चल रही है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अभी जो अपकमिंग एसएसबी हो रहे हैं, जहां पर बच्चे एसएसबी देने गए हैं, तो बच्चे बता रहे हैं कि सर इंडिया कनाडा रिलेशंस पे सवाल इंटरव्यूइंग ऑफिसर कई बार पूछता है। करंट अफेयर्स की जब बात आ रही है ना, तो यहाँ पर इंडिया और कनाडा के रिलेशन पे सवाल आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि भारत ने कनाडा के जितने भी राजदूत थे, जो एम्बेसडर्स थे भारत के अंदर, उनको बोला कि आप अपने अपने कनाडा आप चले जाओ, हमारे आपके रिलेशनशिप सही नहीं है। ये थोड़ा सा पढ़ के जाना है ना, हालांकि अपन पढ़ेंगे कनाडा और इसके रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे, बट इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सारे शेड्यूल्स के बारे में। सबसे पहले आएगा भारत के संविधान का पहला शेड्यूल। भारत के संविधान का पहला शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल माना जाता है। क्यों माना जाता है, सोचो, पहली चीज है शेड्यूल, पहला शेड्यूल है, और पहले शेड्यूल के अंदर, भारत के संविधान के पहले अनुसूची के अंदर, पहले शेड्यूल के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट बातों को पुट किया गया, जिसमें सबसे पहली बात क्या थी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहला शेड्यूल किस बारे में बात करता है, भारत के संविधान के पहले शेड्यूल में भारत के जितने स्टेट्स हैं, जितने भारत के राज्य हैं, जितने स्टेट्स हैं, हमारी जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और उनका ज्यूरिडिक्शन कहां कहां तक है, उसके बारे में बताया गया है। नहीं समझ में आया, मैं वापस समझाता हूं। इस पहले शेड्यूल में बताया गया कि एमपी की बाउंड्री कहां कहां तक है, यूपी की बाउंड्री कहां कहां तक है, मतलब कितने राज्य और उनकी बाउंड्रीज कहां कहां तक है, अंडमान निकोबार की बाउंड्री कहां कहां तक फैली है, चंडीगढ़ की बाउंड्री कहां कहां तक है, दिल्ली की बाउंड्रीज कहां कहां तक है, और कितने राज्य, ये भी बताया गया। तो ये चीज याद रखिएगा कि भारत के संविधान के पहले शेड्यूल में भारत के 28 राज्यों के नाम है, 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम है, और उनका ज्यूरिडिक्शन एरिया, मतलब कौन सी एरिया कहां तक फैला है, कौन सी टेरिटरी कहां तक फैली है, कौन सी टेरिटरी का ज्यूरिडिक्शन कहां तक है, इसको डिटेल के अंदर बताया गया। याद रखना, आज भारत में 28 स्टेट्स और कितने यूटीज हैं, 8 यूटीज है, हाँ 8 यूटीज है, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है, हाँ जी 8 यूटीज है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के संविधान के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, तो नाम के बारे में जब बात की जाए तो याद रखिएगा दैट इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में बात की गई है भारत के संविधान के पहले शेड्यूल के अंदर। अब भारत के संविधान में अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो आज कितने 28 राज्य हैं। अब ये मत पूछना सर 28 राज्य कौन कौन से हैं, 28 राज्य कौन कौन से, कोई बता सकता है, हाउ मेनी? नहीं बेटा 9 नहीं है, 8 ही है। देखो वही है ना, 9 यूटी है सर, 9 कहां से हो गई है? 9 यूटी होती तो अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते क्या? अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते क्या अगर 9 यूनियन टेरिटरीज होती मेरे बच्चे, तो होते क्या? याद रखना, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरीज, देखिए यूनियन टेरिटरीज वो एरिया होता है जहां पर भारत सरकार डायरेक्टली राज करती है, वहां पर चुनाव नहीं होता। वहां पर जैसे आपके यहाँ पर है ना, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री होता है। यूनियन टेरिटरीज के अंदर मुख्यमंत्री नहीं होता, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन काफी कम है। यूनियन टेरिटरीज का अलग से लेक्चर है, अपन पढ़ेंगे डिटेल में उसके बारे में कि यूनियन टेरिटरीज बनाई क्यों जाती है। तो यूनियन टेरिटरीज बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर चुनाव नहीं होता। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो पहला शेड्यूल है, पहला शेड्यूल भारत का संविधान का बहुत आसान है। भारत के संविधान के पहले शेड्यूल के अंदर क्या देकर रखा है, भारत के 28 राज्यों के बारे में बात की गई है, 28 स्टेट्स के बारे में बात की गई है, और 8 यूनियन टेरिटरीज जिनका बाउंड्री लाइन कहां से कहां कहां तक है, किसका एरिया कहां से कहां कहां तक है, उसके बारे में डिटेल से बताया गया। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गया? सर शेड्यूल इंक्रीज होते रहते हैं क्या? हाँ कभी कभी इंक्रीज होते हैं बच्चा, एक्जैक्टली हमेशा इंक्रीज नहीं होते, कभी कभी इंक्रीज होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली और पौंडीचेरी दो एक्सेप्शन है। दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर आप देखोगे मुख्यमंत्री, बिकॉज वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी एक्सेप्शन है वहां पे। ये मुझे लग रहा था कि सवाल पूछा जाएगा। दिल्ली एंड पौंडीचेरी आर एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस है। अदरवाइज आप देखेंगे कि बाकी एरियाज के अंदर क्या है कि आप देखेंगे कि जितने भी यूटीज है, यूटीज के अंदर क्या होता है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो डायरेक्टली वहां पे गवर्न करती। केंद्र सरकार के निर्देशों पे वहां पे काम होता है। वहां पर कोई ऐसे चुनाव वुनाव नहीं लड़ा जाता। एक और पॉइंट याद रखना, इसी शेड्यूल के अंदर ये भी बताया गया है कि अगर चेंज करना हो किसी भी स्टेट की बाउंड्री लाइन के अंदर, किसी भी स्टेट के एरिया में चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा, ये भी इसी के अंदर बताया गया। हाँ जी, किसी स्टेट के एरिया में चेंज करना है तो उस एरिया में चेंज कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी पहला शेड्यूल बात करता है। तो याद रखो, ये अभी आपके काम का नहीं है, इसके ऊपर मत जाना बच्चा, ये अभी काम का नहीं है आपके, ठीक है, ये अभी वाला काम का नहीं है। तो पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करेगा, टाइमलाइन अपन डिसाइड कर लेते हैं। टाइमलाइन से चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। दिस इज द टाइमलाइन, एक टाइमलाइन हम लोग डिसाइड करते हैं। पहला शेड्यूल किस चीज के बारे में बात करेगा, पहला शेड्यूल बात करता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, है ना। पहला शेड्यूल यहां पर बात करता है, द फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूटी, नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूटी, नेम ऑफ द स्टेट, ऑफ स्टेट एंड यूटी, ठीक है। स्टेट भारत में आज 28 है और यूटीज कितने, यूटीज आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल भारत के संविधान का, इसके बारे में बात करता है। तो पहला शेड्यूल काफी आसान है। इसमें बताया गया कि भारत के कितने राज्य हैं, कौन से राज्य की बाउंड्री लाइन कहां से कहां तक है, यूपी की बाउंड्री कहां तक है, बिहार की बाउंड्री कहां तक है, एमपी की बाउंड्री कहां तक है, और इसी के बारे में इसके अंदर बात की गई है। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया। पहला शेड्यूल क्लियर हो गया बच्चा, यहां तक क्लियर हो गया है। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन, देखो वन नेशन वन इलेक्शन ये कहते हैं कि जैसे हम अपना अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम लोग चुनाव करवाते हैं, एमपी के अंदर एमपी की विधानसभा के चुनाव अलग होले मुख्यमंत्री के लिए, बिहार के लिए बिहार की विधानसभा के चुनाव अलग होते मुख्यमंत्री के लिए। तो सरकार ये चाहती है, और कई लोगों का सजेशन है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरे भारत में एक ही टाइम पे इलेक्शंस करवा दिए जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले एक साल आप बिहार में इलेक्शन करवा रहे हो, एक साल आप यूपी में इलेक्शन करवा रहे हो, एक साल आप पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा रहे हो। ये चीजें सही नहीं होती है। तो ये चीज यहां पर की गई है ना, याद रखिएगा। ग्रेट ग्रेट, पढ़ो पढ़ो बेटा, यूटी पढ़ेंगे ना अनुराग यादव। अभी यूनियन टेरिटरी पढ़ाया ही नहीं, अभी मैंने आपको अभी तो पढ़ाया ही नहीं यूनियन टेरिटरी, डाउट तो आएगा ही ना। यूटी तो पढ़ना है अभी आगे जाके, पूरा चैप्टर है स्टेट्स एंड यूटी, आप शेड्यूल के अंदर देखो, उसमें यूटी को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी कंफ्यूज मत होना कि सर यूटी अभी पढ़ा दो, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा ना। अब तुम सोचो कि सर जब आप हम लोग जो एनडीए के अंदर पहले दिन जा रहे हैं, पहले दिन सर हमको राइफल खोलना सिखा रहे हैं, और तुम बोलो सर अब तो हमको ग्रेनेड लॉन्च करना सिखा दो। अरे ग्रेनेड लॉन्चर करवाना उस टाइम पे सिखाएंगे तुमको, अभी तो तुम राइफल खोलना सीखो। राइफल होती क्या है पहले वो देखो। आई बात समझ में क्लियर हो रहा है। एवरीथिंग इज एन स्टेप, हर चीज को समय के साथ करवाया जाता है, आगे पीछे नहीं करवाया जाता। देयर इज अ शेड्यूल, है ना, वो हमको मेंटेन करना पड़ता है। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीथिंग। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ही ये होता है। वैसे ही यहां पर पहले अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद अपन वो करेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करना, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेट, जल्दबाजी मत करिएगा। ओके, अभी देखा, अभी 2 दिन पहले की न्यूज थी, 2 अग्निवीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। पता है किसी को, किसी ने पेपर में पढ़ा क्यों वीर गति को प्राप्त हो गए 2 अग्निवीर के जवान? भारत माता के 2 सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। क्यों प्राप्त हो गए, देखा आपने? किस चीज के लिए, क्या कर रहे थे वो, किसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, किसको पता है किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे थे? ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ है, ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ है। ये पॉइंट याद रखना, किसके दौरान हादसा हुआ? ट्रेनिंग के दौरान ही हादसा हुआ है। कहां पर हुआ हादसा, पता है किसी को? किडनैप नहीं हो गए, किडनैप कहां से हो जाएंगे, ट्रेनिंग के दौरान हादसे की बात कर रहा हूं मैं। कहां पर हुआ हादसा? आर्टिलरी की ट्रेनिंग कर रहे थे सर, बिल्कुल सही बात है, आर्टिलरी की ट्रेनिंग कर रहे थे और हादसा हो गया। देखो क्या है, इसलिए मैं एक चीज कह रहा हूं कि ये जो फोर्सेस के अंदर जब आप जाते हो, वेदर यू आर एन ऑफिसर और एज एन सोल्जर, आप कैसे भी जाते हो, चीजें बड़ी, अभी मैंने बताया ना, प्रोसीजर के साथ फॉलो करना पड़ता है आपको चीजें, तो प्रोसीजर के साथ फॉलो करनी पड़ती है आपको, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसलिए कहता हूं कि जल्दबाजी किसी भी चीज के लिए मत करिएगा, ठीक है। चलो, अब हम पहले शेड्यूल के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद आता है भारतीय संविधान का दूसरा शेड्यूल। दूसरा शेड्यूल भारतीय संविधान का किस बारे में बात करता है?
देखिए, भारतीय संविधान का दूसरा शेड्यूल बात करता है भारत के संविधान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कुछ ऐसे पद है भारत के संविधान के अंदर जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर इन पोस्ट के बारे में लिखा गया और ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, इसके अलावा चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन लोकसभा, सॉरी चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, चेयरमैन स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा, जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट यहां पर देकर रखी है, याद रखिएगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, गवर्नर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इन सभी की सैलरी, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस के बारे में सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है। सेकंड शेड्यूल ये बताता है कि भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति गवर्नर के पद को हासिल करता है, गवर्नर बनता है, तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी। भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को हासिल करता है, राष्ट्रपति बनता है, तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी। भारत के अंदर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, उनको सैलरी कितनी मिलेगी। तो याद रखिएगा यहां पर कि ये जो शेड्यूल है आपका, सेकंड शेड्यूल के बारे में बात करूं, सेकंड शेड्यूल भारत के संविधान के अंदर जो वेरियस पोस्ट है, कई सारी पोस्ट देकर रखी, इनकी सैलरी, इनके प्रिविलेज और इनके अलाउंसेस के बारे में बात करता है। अब एक सवाल आता है, पहले यहां पर हम लिख ले सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा है, ताकि रिवीजन के टाइम पे आसानी रहे। सेकंड शेड्यूल बात करता है किसके टाइम पे, सेकंड शेड्यूल बात करेगा सैलरी, सैलरी लिख देते हैं यहां पर। भैया भारत के संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उनकी सैलरी अलाउंसेस के बारे में बात करता है भारत के संविधान का दूसरा शेड्यूल। बट एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा, यहां पर 2 से 3 चीजें लिखी। देखो सैलरी तो समझ में आ जाती, सैलरी क्या है, जो पैसे के रूप में मिल रही कि साहब हम 8 लाख रुपए मिल गए, प्रेसिडेंट है तो, है ना, 5 लाख रुपए मिल गए। सैलरी तो ये होती है कि सैलरी मतलब जो अकाउंट के अंदर चली गई आपको। प्रिविलेज और अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज एंड अलाउंसेस। सैलरी तो समझ में आ गई कि भैया दूसरा शेड्यूल, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट देकर रखी है, इन पोस्ट के लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी इसके बारे में बात कर रहा है। बट सैलरी के अलावा इनके प्रिविलेज और अलाउंसेस के बारे में भी बात की जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज और अलाउंस, जल्दी हो जाएगी ईशान, शायद नेक्स्ट वीक से करवा दूंगा मैसेज भी। क्या होता है फैसिलिटीज। देखिए अलाउंसेस के बारे में जब बात की जाए तो अलाउंसेस क्या होते हैं, जैसे आपको अलाउंसेस का मतलब है अदर देन दी फाइनेंशियल फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल बात की जाए, मान लीजिए यू बिकेम द लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट बनने के बाद या आप मेजर बन गए या ब्रिगेडियर बन गए, वॉट आप अगर अच्छी हायर रैंक के ऊपर जाते हैं, आपको एक घर मिलेगा रहने के लिए, घर के साथ साथ आपको कुछ फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे पर्सनल आपको कार मिलेगी जो आपकी वर्किंग के लिए यूज की जाएगी। इसके अलावा आपके कपड़े धोने के लिए भी आपको नर्दलीज मिलेंगे, आपके फूड का अलाउंसेस आएगा, खाने पीने का खर्चा भी आपका सरकार उठाती है यहाँ पे। दीज आर दी अलाउंसेस, ये होते अलाउंसेस। कि सैलरी के अलावा आपके जो अदर बेनिफिट्स हैं, अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेस कहा जाता है। आई बात समझ में, हाँ मन बड़ा खुश हो गया होगा कि सर ये चीजें आएगी, आएगी ऑब्वियसली, बट यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी वो चीज आप ले सकते हो। कार आपको मिलती है, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस आपको दिए जाते हैं, आपकी सैलरी के अलावा जो बेनिफिट आपको दिया जा रहा है वो सारे के सारे आपके अलाउंसेस के अंदर आते हैं। अब अलाउंसेस के अलावा आपकी जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज कुछ अलग चीज होती है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल की बात करें कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, आप आर्मी ऑफिसर है तो आप ऑफिसर्स मेस के अंदर जा सकते हैं। हर रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, ऑफिसर्स कैंटीन मिल जाएगी, ऑफिसर एक रूम मिल जाएगा आपको, आप वहां पे जाके बैठ सकते हैं। आप जब जाएंगे सड़क के ऊपर तो आपका टोल टैक्स नहीं लगता है। दीज आर दी अदर प्रिविलेजेस, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, बट आपकी पोस्ट के ये कुछ पावर आपको दिए जा रहे हैं, कि ये पावर आपको दिया जाता है। आप जम्मू कश्मीर के अंदर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस रोक नहीं सकती, बिकॉज यू आर एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर, आपको लोकल पुलिस नहीं रोक सकती, आप आर्मी एरिया के अंदर जा सकते हैं। तो याद रखिएगा अलाउंसेस का मतलब किसी ना किसी अदर फाइनेंशियल बेनिफिट से होता है, बट प्रिविलेज का मतलब उस पोस्ट के पावर से होता है जो केवल उस स्पेसिफिक पोस्ट के व्यक्ति को होती। आई बात समझ में। आप कोई आईएएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी आर्मी कैंटीन के अंदर ऑफिसर्स मेस के अंदर जाके खाना नहीं खा सकता, सीधी सी बात है, उसके प्रिविलेज अलग है, आपके प्रिविलेज अलग होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया। पेंशन अभी, हाँ पेंशन भी है, चलो ठीक है ओके सॉरी। अदर फैसिलिटीज, अदर देन अदर फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया बच्चा। हाँ दीपक कुमार साहब, क्या बात हो गई है। प्रवासी प्रिविलेज मिलना शुरू हो जाते हैं आपको, आप जब से फोर्सेस ज्वाइन करते तब से प्रिविलेज मिलना शुरू हो जाते हैं आपको, ये चीज याद रखना। बट फोर्सेस में जाने के बाद 2 से 3 चीजें याद रखिएगा।
डोंट टेक इट ऑफेंडेड, इस चीज को फील मत करना। कई सारे बच्चे, इट इज अ हार्श ट्रुथ, मैं हार्श ट्रुथ के बारे में बात करूं कि देखो 90% बच्चा पहले दिन बाहर हो जाता है। 80 से 90% बच्चा जो है वो पहले दिन बाहर हो जाता है। एसएसबी के दौरान पहले दिन वो बाहर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है इसका? कोई बता सकता है? क्या रीजन है इसका? कोई बता सकता है? एनडीए में जाने में सैलरी नहीं मिलती। नहीं, एनडीए में नहीं मिलेगा बेटा आपको। एनडीए आपका एजुकेशन है, आपको वहां पैसा भरना पड़ता है। किसने बच्चों को बताया कि आप जब नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हो सर्टेन अमाउंट आपको पे करना पड़ता है भारत सरकार को? आपको पैसा मिलता नहीं है। व्हेन यू जॉइन द एनडीए यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार को आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, लालच। ओके। देखो, जो मेजर रीजन अगर मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँ, नंबर वन इज द लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी होना। क्या होना? कॉन्फिडेंस की कमी होना। पहला रीजन ये माना जाता है। दूसरे रीजन की बात करूं, कम्युनिकेशन स्किल का सही ना होना। कम्युनिकेशन स्किल हमारा इतना अच्छा नहीं होता है कि हम किसी भी व्यक्ति की किसी बात का जवाब अंग्रेजी भाषा के अंदर दे पाए। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, पहले दिन से मैं चीज कह रहा हूं, और एसएसबी के अंदर ये चीज आपको माननी पड़ेगी। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस उसको अगर अपने साइड में भी रख दे, तो नंबर वन थिंग इज योर थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप सोचते किस तरह से हो? आपने 15 ओएल क्यूज के बारे में सुना होगा। 15 ओएल क्यूज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ओएल क्यू माना जाता है दैट इज द रीजनिंग एबिलिटी। जो रीजनिंग एबिलिटी है आपका, दैट इज द मदर ऑफ ऑल ओएल क्यू। जितने भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है उनकी मदर है रीजनिंग एबिलिटी। और आज की तारीख में जितने एस्पिरेंट से मैं मिलता हूं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, 95% एस्पिरेंट्स के अंदर इस रीजनिंग एबिलिटी की कमी होती है। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है तर्क करने की क्षमता। तर्क करने की क्षमता का मतलब होता है कि आप किसी परिस्थिति को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, और उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर को चेंज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजनिंग एबिलिटी, जो आज के टाइम पर बहुत मिसिंग है। बहुत सारे लोगों के अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं होती। एक रैशनल तरीके से, एक प्रैक्टिकल वे के अंदर, एक लॉजिकल तरीके से आप कैसे किसी समस्या का समाधान करते हैं और समस्या को अवॉइड कर देते हैं। और ये सब डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग के ऊपर। और आपकी थिंकिंग पे सबसे ज्यादा प्रभाव आज किसी चीज का पड़ता है, वो इंस्टाग्राम का, वो यूट्यूब का। आपकी थॉट प्रोसेस पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल की बात की जाए, हमेशा एक चीज याद रखना, डोंट टेक इट अदरवाइज। एज एन ऑफिसर यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड। एक अधिकारी के तौर पे आपको अपने स्टैंडर्ड को हमेशा हाई रखना होगा। याद रखिएगा, आपका थॉट प्रोसेस हाई होना चाहिए। एक अधिकारी के तौर पे अपने थॉट प्रोसेस को हाई रखना। बिल्कुल गिरी हुई बातों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना, जिन बातों को सुन के हमको हंसी आती है, मजा आता है। डोंट फोकस ऑन दैट थिंग। ये चीज समझिएगा। यू शुड हैव अ लेवल, एक डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। तो लेवल आपका होना चाहिए मैच्योरिटी का। यू आर नॉट गोइंग फॉर द सोल्जर पोस्ट, यू आर गोइंग फॉर द ऑफिसर्स पोस्ट। इसको हमेशा माइंड के अंदर रखिएगा। ऑफिसर का बिहेवियर, नेचर बहुत अलग होता है, इसको हमेशा दिमाग के अंदर रखना। ऑफिसर बहुत अलग चीज होती है, अधिकारी बहुत अलग चीज होती है। वो अगर कहीं पर एक शब्द भी बोल रहा है तो उन्हें पता है कि मुझे कहां पर क्या चीज बोलनी है। यू शुड ऑलवेज मेंटेन दैट डेकोरम। और वो एकदम से नहीं आता, ये आपको अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं किसको फॉलो कर रहा हूं, मैं किन की बातों को फॉलो करता हूं, मैं क्या सीखने की कोशिश करता हूं। आपका थॉट प्रोसेस बड़ा रैशनलाइज होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। स्टैंडर्ड कभी भी कपड़ों से या फोन से या कार से नहीं आता। स्टैंडर्ड आता है आपके थॉट प्रोसेस से। आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए। और ऊंची सोच कब आएगी? जब आप ऊंची सोच वाले लोगों को फॉलो करोगे या उनसे कुछ सीखने की कोशिश करोगे। आप अगर उसी चीजों के अंदर पड़े रहोगे कि सर हमको उसी में मजा आ रहा है, तो मजा तुमको कोई कहीं और ले नहीं जाने वाला है। इसको हमेशा याद रखिएगा। ये प्रॉब्लम आती है ना, ये समझिएगा। बिल्कुल सही बात है ना। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे एस्पिरेंट्स होते गलती कर देते, उम्र अभी कम है, उम्र छोटी होती है। कूल बनना है सर हमको, ये कर देंगे तो हम थोड़े से कूल लग जाएंगे। सी, वी डोंट वांट द कूल पर्सन इन द फोर्सेस, वी वांट द डिसिप्लिन ब्रैट्स। बिलीव मी, डिसिप्लिन लोग चाहिए फोर्स के अंदर। कूल और ये बाहर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और फिर ये करना है तो फिर बाहर रहो। ठीक है, इस पॉइंट याद रखिएगा। अपने आप का एक स्टैंडर्ड सेट करो हमेशा कि इस तरह के कॉन्वर्सेशन के अंदर मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये घटिया कॉन्वर्सेशन, इस तरह की कॉन्वर्सेशन में कभी नहीं जाऊंगा। इस तरह की बातों पे मैं अपने आप को आगे रखने की कोशिश कभी भी नहीं करूंगा। ये काम तो मैं कभी नहीं करूंगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जैसे अपने कपड़ों को ध्यान रखते हो कि आज मुझे क्या पहनना है, अगर हम अपने थॉट प्रोसेस का ध्यान रखें कि मेरे माइंड में विचार क्या आ रहे हैं, वो अगर प्योर कर ले तो फिर कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली।
है ना। तो जो टीएटी, एसआरटी, डब्ल्यूएटी है, ये कोई अच्छा डब्ल्यूएटी, टीआरटी, एसआरटी लिखने का टेस्ट नहीं है। एसएसबी, एसएसबी तुमको जानने का टेस्ट है। 10 बार मैं चीज कहता हूं, अंदर तुम्हारे अंदर वो अगर गंदगी भरी है ना, तो बाहर वही आएगा बच्चा। अंदर अच्छी चीजें है ना, अच्छी आएगी, अच्छी आएगी। आप देखना, जो बिल्कुल सीधे साधे बच्चे नहीं होते, आपने देखा होगा, बिल्कुल सीधे बच्चे, गांव के बच्चे हैं या शहर के भी हैं, सीधे बच्चे, वो किसी प्रपंच, किसी छल कपट के अंदर नहीं रहते, पहली बार में रिकमेंड होते हैं। वो पहली बार के अंदर उनके लिए बड़ी आसान होता है। वो कहते हैं सर हमको भी नहीं पता कैसे रिकमेंड हो गए। प्योर है ना अंदर से आदमी, उसके दिमाग में ये सब बकवास नहीं चलती, उसके दिमाग में चीजें नहीं चलती, वो सही सोचता है, सीधी चीजें सोचता है वो। मैं वही कहता हूं कि बहुत छल कपट प्रपंच, इससे थोड़ा दूर रहोगे ना, तो एसएसबी क्लियर करना बड़ा आसान हो जाएगा। और वो छल कपट प्रपंच, ये वो वही दिमाग में चलेगा, तो आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हो, है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करें। दूसरा हमारा आता है, दैट इज दिस थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल भारतीय संविधान का ये बात करता है ओथ के बारे में। ओथ का मतलब क्या होता है? ओथ का मतलब होता है शपथ। शपथ लेते आप भी लोगे when you join the Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, whatever you are going to join, आप अपने पद की शपथ लेते हो। आप इवन स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करोगे, पैरा कमांडो अगर बने तो पैरा की शपथ अलग होती है, पैरा की ओथ सेरेमनी अलग है, मार्कोस की अलग है, जिसको ब्लड ओथ सेरेमनी कहा जाता है, मार्कोस की अलग सेरेमनी चलती है। तो ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। अब भारत के संविधान के अंदर वही कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर हो गए, पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, सीएजी। अब सीएजी कौन होता है इनके बारे में आगे बात करेंगे, अभी मत पूछना, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पूरा एक चैप्टर है इनका। ये भारत के सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर माने जाते हैं सीएजी, जो गपला वपला नहीं करती सरकारें कई बार जाने अनजाने, उसको पकड़ने का काम करते हैं। इन सभी की शपथ के बारे में कहा गया है, शपथ, ओथ सेरेमनी। तो शपथ, कौन व्यक्ति कौन क्या शपथ लेगा, किस पद की क्या शपथ होती है, इसके बारे में बात की जाती है। किसके अंदर? ये बात की जाएगी आपके थर्ड शेड्यूल या तीसरे शेड्यूल के अंदर, शपथ के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? सर स्पीकिंग नहीं आती, स्पीकिंग नहीं आती तो सीखो। मैं हमेशा अपने एस्पिरेंट्स को एक चीज कहता हूं कि लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, व्हेन यू आर इन द फोर्सेस और यू आर इन द सिविलियन बैकग्राउंड। आपको दोनों जगह पर दो तरह के लोग ज्यादातर मिलते हैं। चलिए फोर्सेस की बात तो छोड़ दी थी, वहां तो मामला बहुत ही अलग होता है, बट जीवन में आप दो तरह के लोगों से मिलेंगे। एक ऐसे लोग होंगे जो हर चीज को एक कंप्लेन की तरह लेते, एक प्रॉब्लम की तरह लेते, कि ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे करना नहीं आता, ये मैं नहीं कर सकता, ये चीज तो मुझे हो ही नहीं रही है। हर चीज को जब भी उनके सामने कोई परिस्थिति आती, कोई सिचुएशन आती, दे ट्रीट दैट सिचुएशन एज अ प्रॉब्लम। बट कुछ लोग होते हैं जो हर परिस्थिति को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। मुझे अभी इंग्लिश नहीं आती, इट्स अ चैलेंज फॉर मी कि मैं इंग्लिश को सीखने की कोशिश करूंगा। मुझे अभी सही तरीके से मेरी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा मोटा हूं, मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगा। आई एम टेकिंग इट एज अ चैलेंज, नॉट इट एज अ प्रॉब्लम। आपका एटीट्यूड कौन सा, चैलेंज वाला है या प्रॉब्लम वाला, ये आप देख लो। दो ही रास्ते हैं अपने पास जीवन में, या तो हर चीज को एक समस्या की तरह देखो, या हर चीज को एक चैलेंज की तरह देखो, एक चुनौती की तरह देखो कि ये मेरे सामने चुनौती है, समस्या नहीं चुनौती। इस चुनौती का सामना मैं अपने OLQs के आधार पर करूंगा। मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं। अब आप कौन से वाले हो वो आप देख लो, ठीक है। आप कौन से वाले हो ये आपको चूज करना पड़ेगा, और ये अपन खुद ही चूज करते हैं। मेरे सामने सिचुएशन आई कि आज मेरे को 3 चैप्टर कंप्लीट करने। अब मैंने इसको एक प्रॉब्लम की तरह लिया, 3 चैप्टर्स तो हो ही नहीं सकते, चलो सो जाता हूं। बट आप ही की उम्र का कोई लड़का होगा जो उसको एक चुनौती की तरह लेगा कि 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, रात को 2 बजे 3 बजे तक जग लूंगा, मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा बाय एनी हाउ। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। याद रखना, कोई तुम्हारे अंदर OLQs आके नहीं भर सकता है। ये सब यहां का खेल है, अपने आप को डिसिप्लिन वे के अंदर ढालना पड़ेगा। डिसिप्लिन वे के अंदर जिस दिन हम लोग आ गए, उस दिन सारे OLQs आ जाते हैं। कोई बहुत ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है कि भैया SSB निकालना बहुत खतरनाक खेल है सर, कुछ नहीं है, आराम से निकाल सकते। अच्छे हो तो सबको अच्छे लगोगे। अभी शायद मैं मैसेज दिखा नहीं सकता आपको, कल या परसों की बात है, कल की बात नहीं है। नेवी का शायद अभी एंट्री चल रही है, नेवी की टेक एंट्री चल रही थी, उसके अंदर एक बच्चे का SSB के अंदर बच्चा रिकमेंड हो गया। ही इज इन दी ट्रेन के अंदर वो बच्चा था, उसने बोला सर SSB मेरा निकल गया, पहला अटेम्प्ट था उस बच्चे का। ही इज ऑल्सो फ्रॉम दी SSB मंत्रा, है ना, उसको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मैंने ही दी थी। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, जस्ट यू हैव टू बी नॉर्मल। नॉर्मल रहो, ज्यादा बहुत कूल बनने की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश मत करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है अपने व्यक्तित्व के अंदर करो, अपनी पर्सनालिटी के अंदर करो। दिखावे के लिए कुछ मत करो कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा। अरे तुम अलग हो, तुम्हारा सोचने का नजरिया अलग है। तुम्हारे पास में जो अमित बैठा उसका सोचने का नजरिया अलग है, तुम्हारे पास में जो रितिका बैठी उसका सोचने का नजरिया अलग है, तुम्हारे पास में जो अंकित बैठा उसका सोचने का नजरिया अलग है। तुम अंकित की तरह बनने की कोशिश मत करो, और तुम मोहित की तरह बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे अंदर अपनी कोर क्वालिटीज को पहचानो कि सर यार मैं ऐसा हूं, उसी को अच्छा करो ना, उसी को इंप्रूव करो। दूसरों को दिखाने के लिए इसको अच्छा लग जाए, मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा तो उसको बहुत अच्छा लग जाएगा, मैं ऐसा बोल दूंगा तो वो इंप्रेस हो जाएगा।
व्हाट वी आर डूइंग। अपने आप को अच्छा करने के लिए जब काम करना इंसान शुरू करता है तो ऑयल क्यूज धीरे धीरे आ जाते हैं। ओके चलिए, हाँ अब हम आते हैं थर्ड शेड्यूल की तरफ। देखो तीसरे शेड्यूल के बारे में बात करें, थर्ड शेड्यूल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो तीसरा शेड्यूल बेसिकली किसके बारे में बात करता है? थर्ड शेड्यूल अभी हम लोगों ने देखा, थर्ड शेड्यूल बात करेगा आपका किसके बारे में? ओथ के बारे में ना, ओथ, ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में तीसरा शेड्यूल बात करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट शेड्यूल, दैट इज फोर्थ शेड्यूल। देखिए चौथा शेड्यूल बहुत आसान है और इससे 2 बार एनडी ने सवाल पूछा है। चौथे शेड्यूल से एनडी ने 2 बार तकरीबन सवाल पूछा है। कितनी बार? 2 बार पूछा है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। चौथा शेड्यूल किस बारे में बात करेगा? ध्यान से देखिएगा। चौथा शेड्यूल बोलता है इट कंटेन्स द प्रोविजन इन द रेशनल टू अलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज इन दी राज्यसभा। अब ये क्या कहता है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। चौथा शेड्यूल ये कहता है कि राज्यसभा के अंदर किस स्टेट से कितनी सीट्स होगी और किस यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट्स होगी। अब इसको अपन डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। ओके नहीं बेटा, ऐसा सच कोई बुक तो नहीं है। बिल्कुल, लोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, सही बात है। देखो अभी क्या है, एक चीज याद रखना, अभी ये है कि अभी एनडी का लेवल बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे लेवल बढ़ रहा है, तो आप किसी एक बुक पे रिलाई नहीं कर सकते। ट्राई टू गो विद द नोट्स, नोट से सवाल बन ही जाते हैं, तो एक बुक पे रिलाई कर नहीं सकते, बट स्टिल एक कोई बुक होगी तो मैं डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू, बट मैं बता दूंगा आपको, है ना, चीज़ याद रखिएगा। ओके ठीक है, ये सही बात है। हाँ सही है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, हाँ चलो इसको अपन कर ले। देखिए क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अपने देश में पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 2 हाउस है अपने, लोकसभा है और एक दूसरा हाउस कौन सा है? दूसरा हाउस है अपना राज्यसभा। अब आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर सीट्स होती है, जैसे लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट किसकी है? लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट से यूपी की। यूपी की सीट कितनी? 80। लोकसभा में यूपी की 80 सीट है। वैसी लोकसभा में एमपी की सीट्स होगी, है ना, लोकसभा में बिहार की सीट्स होगी। अब पहला सवाल मेरा ये है आपसे, जिसको पता है वो बताइएगा, ये जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि यूपी की 80 सीट्स है, एमपी की 29 सीट्स है, बिहार कितनी सीट्स है, ये डिसाइड कौन करता है? ये कैसे डिसाइड होता है कि यूपी की 80 सीट है? कैसे डिसाइड किया गया? किस राज्य की कितनी सीट्स होगी, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? किस राज्य की कितनी सीट्स होगी, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? ऑब्वियसली पॉपुलेशन पे। आप देखना, किस राज्य की कितनी सीट्स है, इट इज डिसाइडेड ऑन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है, इसके आधार पर डिसाइड किया जाता है, पॉपुलेशन के आधार पे, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें? हाँ 2 तरीके बताऊंगा अभी मैं, बेसिक तरीका नहीं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कर लेना, न्यूज़पेपर रीड करना, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। दूसरे 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे, बट पहले अपन ये समझ लेते हैं, इसको समझ ले बेटा शेड्यूल को, उसके बाद इंग्लिश की समस्या को दूर करते हैं, जो मैंने दूर करी थी मेरी समस्या, बिकॉज आप लोगों की तरह आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम दी हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल। चलिए ठीक है, हाँ जी, पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो देखो क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं लोकसभा के अंदर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के आधार पर अलग अलग होती है, याद रखिएगा। जैसे जिस राज्य की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उसकी सीट उतनी ज्यादा होती है। अब लोकसभा में जैसे यूपी की कुछ सीट्स है, एमपी की कुछ सीट्स है, बिहार की कुछ सीट्स है, सेम चीज राज्यसभा के अंदर भी होती है। राज्यसभा के अंदर भी एमपी की कुछ सीट्स होगी, राज्यसभा के अंदर भी यूपी की कुछ सीट्स होगी, राज्यसभा के अंदर दिल्ली की कुछ सीट्स होगी, राज्यसभा के अंदर बिहार की कुछ सीट्स होगी, और ये सीट्स भी किस पे डिपेंड करेगी? पॉपुलेशन के आधार पर। ये सीट भी पॉपुलेशन के आधार पर डिपेंड करती है। तो आपका जो चौथा शेड्यूल है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपका चौथा शेड्यूल केवल ये बताता है कि राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीट्स है और किस यूटी की कितनी सीट्स है। सबसे आसान है, सबसे आसान शेड्यूल क्या बताता है? ये बताएगा भैया चौथा शेड्यूल के, भैया यूपी की कितनी सीट्स है राज्यसभा में, एमपी की कितनी है, बिहार की कितनी है, और ये बताएगा भैया दिल्ली की कितनी है, पौंडीचेरी की कितनी है। तो राज्यसभा के अंदर किस स्टेट और किस यूटी की कितनी सीट्स है, ये बताने का काम कौन करता है? ये बताने का काम आपका चौथा शेड्यूल करता है। दैट्स इट। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ क्लियर हो गया। चौथा शेड्यूल क्लियर है? क्लियर हो गया? लूसेंट ठीक है बच्चा, अभी लूसेंट ठीक है, बट अभी एनडी के लेवल की नहीं रही वो, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। हाँ सही बात है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया।
हाँ, सभी राज्यों की, एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा, सभी राज्यों की है। हाँ देखो, इंग्लिश इंप्रूव करने का एक तरीका क्या होता है, एक तरीका तो ये जो सब बताते हैं आपको, कम्युनिकेशन करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, लाउड पढ़ो, है ना, ये सब सिखाते हैं, सभी ने बताया होगा, सारे टीचर्स बताते हैं और सही बताते हैं। कोई टीचर गलत नहीं बताता है मेरे हिसाब से, कोई भी टीचर गलत नहीं बताता है, ठीक है, कोई भी टीचर गलत नहीं बताता है, सभी से टीचर सही बताते हैं। बट मैं एक अपने ऊपर अपनाया हुआ फॉर्मूला आपको बताता हूँ। मेरी इंग्लिश इंप्रूव करने के पीछे मेरी राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा हाथ था। राइटिंग स्किल का मतलब क्या होता है, आप है ना रोज एक पन्ना लिखो, अपने जो विचार हैं, आप जो सोचते हो उसको पन्ने के ऊपर उकेरना शुरू कर दो। कई बार क्या होता है, ये आप समझोगे, देखो जिसको, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा, शायद उसको ये चीज समझ में नहीं, उसको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ी आसान चीज है। बट हिंदी मीडियम के बच्चों को एक समस्या आती है, उसको इंग्लिश बोलते आती है, बट वो क्या है कि उसको शब्द नहीं मिलते, कई बार वो क्या आपका प्रॉब्लम आ जाता है, शब्द नहीं मिलते। तो मेरा सजेशन सबसे पहले आपको ये रहेगा कि आप बाकी सारे प्रोसेस तो फॉलो करो, लोगों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, कांच के सामने लाउडली बोलो, बट कांच के सामने बोलने का फायदा बहुत नहीं मिलने वाला। कांच के सामने बोलने का मतलब वैसा ही है यार, जैसे कि तुम है ना एक एक डेड टारगेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर तुम एक मिशन के अंदर जाते हो, वहां पे तुमको मूविंग टारगेट पे प्रैक्टिस करनी। तो क्या है, आप बोलना सीखो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी करो। बट एक चीज आज से याद रखना, जो भी तुम्हारे माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं, अपने जो विचार आ रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में आ रहे हैं, करियर के बारे में आ रहे हैं, आज दिन भर में मैंने क्या करा, एक कागज के अंदर उसको लिखना सीखो, रोज एक पेज लिखो। बिलीव मी, आपकी इंग्लिश में ड्रास्टिकली चेंज आएगा बच्चा, बिलीव मी ड्रास्टिकली चेंज आएगा। बिकॉज जब हम अपनी थॉट्स प्रोसेस को अपन कागज के अंदर लिखते हैं ना, इट इट डजेंट ओनली कि आपकी इंग्लिश अच्छी कर देगा, एक कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप करता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपका, आपकी वोकैब धीरे धीरे सही होती जाती है। और उसका फिर दूसरा तरीका मैंने क्या किया था, मैं क्या करता था, सुबह आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर के अंदर आपने 10 नए वॉकैब्स निकाले, 10 नए वॉकैब निकाल लिए न्यूज़पेपर से, 10 नए वॉकैब्स आपने पढ़े। और शाम को जब मैं वो कागज के अंदर अपने थॉट प्रोसेस को लिख रहा हूं, अपनी लाइफ के बारे में, जो भी इवेंट उसके बारे में, उन 10 वॉकैब का यूज मैं उस कागज के अंदर कर लेता था। उस कागज में कर रहा हूं, मैं लिखते टाइम में कर लेता था। इसका फायदा मुझे होता है कि अच्छा इसको यहां यूज करना है, इसको ऐसे यूज करना है। उस वॉकैब को सोचने पे मजबूर होता था मैं कि अच्छा इस वॉकैब को मुझे यहां यूज करना है। ये फायदा करेगा आपका, ये फायदा करेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज करने की कोशिश करना। अब इसमें मत जाना कि सर सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं, इस चक्कर में कभी लाइफ में कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। लोग क्या बहुत परफेक्शन की तरफ जाते हैं, कहते हैं परफेक्शन। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, परफेक्शन इज अ मिथ, 100% परफेक्शन इज अ मिथ। कोई चीज तुम्हारे लिए परफेक्ट हो सकती है, मेरे लिए नहीं होगी। कोई चीज मेरे लिए परफेक्ट हो सकती है, बट तुमको उसमें थोड़ा सा इम्परफेक्शन दिखेगा। परफेक्शन इज अ काइंड ऑफ मिथ। बट चीजों को स्टार्ट करना पड़ता है। हम लोग क्या टालते हैं, अरे ऐसा हो गया था सर, क्या है, हम तो गलत लिख देंगे तो क्या, अरे गलत लिखेंगे तो गलत लिखेंगे ना, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो, चीज को स्टार्ट करो, बिलीव मी फायदा मिलेगा। चलिए, 4 शेड्यूल हो गए हमारे, चलिए चौथा शेड्यूल वापस लिख लेते हैं। चौथा शेड्यूल किस बारे में बात करता है भैया, चौथा शेड्यूल बात करता है हमारा किसके बारे में, चौथा शेड्यूल बात करेगा राज्यसभा के अंदर सीट्स के अलोकेशन के बारे में, ठीक है। राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीट्स है, इसके बारे में चौथा शेड्यूल बात करता है। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट शेड्यूल के ऊपर, दैट इज 5th शेड्यूल। 5वां शेड्यूल थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। करना करना, अरे हिंदी में इंग्लिश में लिखना बच्चा रोनी, हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना। अभी एक वीडियो में लेकर आऊंगा, शायद कल या परसों वीडियो आ जाएगा, हाउ टू डेवलप 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज इन डेली लाइफ। बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे डेवलप किया जाए, साइकोलॉजिकल मेथड्स बता दूंगा मैं उसमें, कैसे डेवलप करना है आपको। इंग्लिश में लिखना है बच्चा, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। परफेक्शन इज अ मिथ, हमेशा याद रखना। परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, बट यू कैन ओनली ट्राई टू बी द परफेक्ट। परफेक्ट बनने की कोशिश तुम कर सकते हो और करना चाहिए। बट उस परफेक्शन के चक्कर में क्या होता है, कई बार हम चीजों को इतना प्रिसाइसली करने की कोशिश करते हैं कि वो चीजें काफी डिले हो जाती है। होता है ना ऐसा, नहीं मुझे परफेक्ट करना है तो मैं इस बार एग्जाम नहीं दूंगा, मैं अगले साल एग्जाम दे दूंगा, नहीं इस साल तो मेरा एनडीए क्लियर नहीं हो सकता, मैं अगले साल दे दूंगा। तो कई बार क्या करते हैं, परफेक्शन इज पॉजिटिव, बट कई बार हम उसको नेगेटिव और एक कहते हैं कि एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए टूल के फॉर्म में यूज करते हैं, एक बहाने की तरह, कि नहीं मैं ये नहीं, मम्मी मैं ना ये नहीं करूंगा, मम्मी अगले साल में बहुत पढ़ाई करूंगा, मम्मी अभी नहीं, अभी अगले साल ही करूंगा। ये हम करते हैं, मैंने किया है इसलिए बोल रहा हूं मैं तुमको, है ना। हाँ हाँ चलिए। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं 5वें शेड्यूल के बारे में। देखो 5वां शेड्यूल क्या बात करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है 5वां शेड्यूल। 5वां शेड्यूल कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स तो अभी हटा दो, इसको हटा देते हैं। शेड्यूल एरियाज, ये बात करेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज। 5वां शेड्यूल बताता है कि जो भारत के अंदर शेड्यूल एरियाज है उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। और बेसिकली 5वें शेड्यूल के अंदर
10 स्टेट्स देकर रखे हैं, 10 राज्य देकर रखे हैं कि जिनके शेड्यूल एरिया को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बात की गई है। पर सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल एरिया। के साथ ही शेड्यूल एरिया क्या होता है, शेड्यूल एरिया क्या होता है, पहले वो समझना जरूरी। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना और बड़े प्रैक्टिकल वे के अंदर समझना। उसमें कोई देखो ऑफेंड मत होना कि सर आप ऐसा आगे बोल रहे हैं, अरे प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या है, अच्छा स्मार्ट बोर्ड है, कुछ नया यूज करते हैं, कलाकारी करते हैं इसमें। आजा भाई आजा। ठीक है देखो, अब मान लो ये जो सर्कल है ये अपना एमपी है, ये एमपी स्टेट है, मान लो एमपी, ये पूरा एमपी है, ये एमपी, ये एमपी है, ठीक है, ये पूरा एमपी, ये भी एमपी। अब इस पूरे एमपी के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है स्पेसिफिकली एरिया, यहां पर शेड्यूल ट्राइब के या शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। इट्स शेड्यूल एरिया, ये शेड्यूल एरिया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये पूरा का पूरा मान लो अपना एमपी, और यहां पर ये जो एरिया है ना, यहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग लेते हैं, दे आर दी ट्राइबल पीपल्स, ये ट्राइब के लोग लेते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग यहां पे रहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, शेड्यूल ट्राइब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा दे आर दी ट्राइबल पीपल्स। अब ट्राइबल लोगों के जो कस्टम्स होते हैं, इनका जो रिलीजन होता है, वो नॉर्मल लोगों से बड़ा अलग होता है। अब मुझे एक बात बताओ, एमपी, पूरे एमपी के अंदर हम जो कानून लागू करते हैं, पूरे एमपी को जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्या उस तरीके से इस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है? इनके कस्टम्स, इनके रिचुअल्स, इनका कल्चर बहुत अलग है। तो क्या जिस तरीके से आप पूरे एमपी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्या सेम तरीके से इस शेड्यूल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है? यस और नो? किया जा सकता है? नहीं कर सकते यार, उनके कस्टम्स बहुत अलग है। एग्जाम्पल की बात करें, एमपी में अपन शिकार कर सकते क्या? नहीं कर सकते, पुलिस डालेगी जेल में। पर ट्राइबल एरिया भैया शिकार करके खाना खाते हैं, वो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते उनको। दीज आर दी ट्राइबल एरियाज, आप उनको शिकार करके खाएंगे, वो आप मना नहीं कर सकते। एमपी में एग्जाम्पल की बात करें, कुछ ऐसे जानवर है जिसका मीट अपन खा ही नहीं सकता, भैया ये नहीं खा सकते मीट। अब यहां पर ये लोग उसका मीट खाते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखो। अब इस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, जो शेड्यूल एरिया है, ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल एरिया है, इस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, इसके बारे में 5वां शेड्यूल बात करता है। आई बात समझ में? हाँ, इसका शेड्यूल, इसके बारे में 5वां शेड्यूल बात करेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। एमपी में शेड्यूल एरिया है बच्चा, है। अब ये तुम पता लगाना, एमपी में एक ट्राइब ऐसी रहती है जो खाई के अंदर रहती है। खाई वाला एरिया, बहुत खाई है, गहरी खाई है, खाई के अंदर वाले एरिया के अंदर वो ट्राइब रहती है। वहां अंदर जाना 3 साल पहले तक पॉसिबल नहीं था, वो बाहर के लोगों से कनेक्शन ही रखते थे। अब उनके जो रिचुअल्स, कस्टम्स थे, वो बहुत अलग चलते थे। कौन सी ट्राइब थी बताना मुझे, बताइएगा कौन सी ट्राइब थी, है ना। तो याद रखिएगा कि 5वां शेड्यूल इसी बारे में बात करता है। अब देखो केवल एमपी के अंदर नहीं है, एमपी के अलावा 9 और स्टेट्स हैं ऐसे। जैसे एग्जांपल की बात करें, 9 राज्य कौन कौन से, 9 और स्टेट्स हैं, ये देखो। जैसे यहां पर दे रखा आंध्र प्रदेश भैया, छत्तीसगढ़ हो गया अपना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ये जो टोटल 10 स्टेट्स है, इनका जो शेड्यूल एरिया है, उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में 5th शेड्यूल बात करता है। 5वां शेड्यूल इसी के बारे में बात करता है कि इन एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। गौंड ट्राइब, बिल्कुल सही बात है, गौंड, बिल्कुल सही बात है। कहां रहते गौंड ट्राइब के लोग? सही बात है। अब 10 स्टेट्स के नाम याद नहीं रखना, केवल ये दिमाग में रखना कि 10 स्टेट्स हैं, इनके ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाती है। गॉट माय पॉइंट? हाँ ना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बेटा उस एरिया को कैसे चलाना है। हाँ बिल्कुल अमन, बिल्कुल। हाँ अमन, हाँ, अमन माला मायते, हाँ। ठीक है, करेंगे कभी, ठीक है, आसपास जब आमने सामने मिलेंगे तो। ठीक है। अमन बोल रहा सर मराठी में बात करो, तो करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा पढ़ा दे फिर, चलिए आगे बात करें। यहां तक क्लियर हो गया? चलो यहां तक समझ में आ गया। 5वां शेड्यूल, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको 5वां शेड्यूल। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कॉमन सेंस का सवाल है। इस कॉमन सेंस के सवाल का जवाब थोड़े से कॉमन सेंस के साथ देना। पाताल कोट में, यस, पाताल लोक नहीं, पाताल कोट, बहुत बढ़िया। हाँ चलो एक बात बताइएगा मुझे,
ये जो एरिया है, बहुत लॉजिक के साथ सोचना इस बारे में। कोई बहुत जो पहला थॉट दिमाग में आए वो उस थॉट को आंसर के फॉर्म में मेरे को बता देना। मुझे बताओ कि किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर किसके पास होगा? किसके पास इतना पावर हो गया होगा कि किसी एरिया को, कि भैया ये एरिया शेड्यूल एरिया है, किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर किस व्यक्ति के पास हो सकता है भारत में? बहुत दिमाग मत लगाना, जो पहला थॉट माइंड में आ रहा है डायरेक्टली वो लिख देना कि पहला थॉट जो भी माइंड में आ रहा है, किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? जो पहला थॉट दिमाग में आता है, सभी का पहला थॉट सही है, प्रेसिडेंट। क्लियर है? इसलिए बोलता हूं कभी कई बार आपको यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेंसेस, अपने सेंसेस पे बिलीव करना पड़ता है, अपने गट्स पे बिलीव करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट। याद रखना इस बात को हमेशा। किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर किसके पास होता है? किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर भारत के राष्ट्रपति जी के पास है, उनके पास है। किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर भारत के राष्ट्रपति जी के पास है। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, राष्ट्रपति जी डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया, अच्छा ये एरिया शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, भारत के राष्ट्रपति जी के पास से पावर होता है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया के फॉर्म में डिक्लेयर किया जाए। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो याद रखना, छोटी सी बात है। ठीक है, ये लिखा है मैंने, देखो ये लिखा भी है, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी शेड्यूल एरिया के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, पूरा पावर राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, अब इसके बाद आता है छठा शेड्यूल, 6th शेड्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। छठा शेड्यूल अभी बहुत न्यूज में रहा है, क्यों? छठा शेड्यूल अभी बहुत न्यूज के अंदर रहा है, क्यों? मैं महाराष्ट्र में रहा हूं, हाँ रहा हूं मैं महाराष्ट्र के अंदर, बहुत टाइम तो नहीं रहा बट मैं रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर, बहुत टाइम नहीं रहा, क्लियरली बता दूं 1-1.5 साल तकरीबन। महाराष्ट्र के बच्चों को शायद पता होगा, खपोली सुना है? खपोली लोनावला के पास में क्या है खपोली के अंदर? हाँ, समझ जाओ, बहुत टाइम नहीं रहा, थोड़े टाइम रहा था। हाँ चलिए ठीक है। नहीं, अभी छठा शेड्यूल क्यों रहा था? छठा शेड्यूल लद्दाख के लिए रहा है। लद्दाख को छठे शेड्यूल में लाने की डिमांड की जा रही है। अभी देखा था आपने, मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला भी था, आप लोगों के व्यूज भी लिए थे कि क्या लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंदर जगह देनी चाहिए। आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बोला था हाँ सर देनी चाहिए, है ना? याद आया? यस, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अभी छठा शेड्यूल बहुत चर्चा के अंदर है लद्दाख के कारण। लद्दाख डिमांड कर रहा है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंदर रखा जाए और लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए लद्दाख को। और लद्दाख छठे शेड्यूल, ध्यान से सुनिएगा, लद्दाख छठे शेड्यूल की डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है? छठे शेड्यूल की डिमांड कर रहा है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल में रखा जाए। अब पहले छठा शेड्यूल समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि छठे शेड्यूल में अगर किसी स्टेट को रख देते हैं उस राज्य को फायदा क्या है और लद्दाख डिमांड क्यों कर रहा है। पता होना चाहिए कि भाई लद्दाख इज डिमांडिंग फॉर दैट थिंग। देखो, छठे शेड्यूल के बारे में बात करें तो पहली चीज याद रखिएगा, छठा शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करेगा। ये शेड्यूल एरिया के बारे में बात नहीं करता। अभी हमने 5वें शेड्यूल के बारे में बात करी, वो शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है। छठा शेड्यूल बात करता है ट्राइबल एरिया के बारे में। कौन से एरियाज के बारे में? ट्राइबल एरिया के बारे में। और ये डिसाइड करता है, सेम काम हो रहा है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, ये डिसाइड करता है कि ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। और छठे शेड्यूल में आज की तारीख में केवल 4 स्टेट्स आते हैं। जब हम छठे शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, छठे शेड्यूल में आज की तारीख में केवल 4 स्टेट्स आते हैं। 4 स्टेट्स कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एटीएम याद रखना, एटीएम और एम को एक बार और बढ़ा देना, एटीएम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। याद रखिएगा, इन 4 स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे करना है। इन 4 स्टेट्स के अंदर जो ट्राइबल एरियाज है, जो हिली एरियाज है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे करना है, ये छठा शेड्यूल बताता है। ये पॉइंट याद रखना। अब 2 सवाल मैं आपसे पूछता हूं। देखो, एक सवाल तो ये आता है, सर इसमें यही 4 स्टेट्स क्यों है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, केवल ये 4 ही क्यों है? सवाल देखो बहुत डिटेल में नहीं आएगा एनडीए के हिसाब से। एनडीए में केवल ये पूछते हैं कि छठे शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं। बट एक गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं चीजें, है ना? समझना जरूरी है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। नहीं तो कहीं कल जाके पूछ लिया किसी ने कि बताओ तुम तो एनडीए की तैयारी करो, अधिकारी बनने वाले हो, लद्दाख में तुम्हारी पोस्टिंग होगी, तो तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्पेशल स्टेटस। लद्दाख के लोगों को प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है वहां की। हाँ जी बताइए, केवल ये 4 स्टेट से क्यों है? बताइए, थोड़ा सोचिए इस बारे में, टेक योर टाइम।
सॉरी। देखो, इन चारों स्टेट से, आसाम से कोई है? आसाम से कोई बच्चा है यहाँ पे? देखो, इन चारों एरियाज के अंदर आप देखना, ये हिली एरियाज है। दीज आर द मेजर हिली एरियाज, और कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी आसपास टच करती है, बट मेजरली दीज आर द हिली एरियाज। और यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो हिली ट्राइब्स हैं, और यहाँ के ट्राइब्स बाकी ट्राइब्स से बहुत डिफरेंट है। बहुत नॉमेडिक ट्राइब है यहाँ के। उनके कस्टम्स, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, रिलीजन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट उनके कस्टम्स, उनका कल्चर, उनका पहनावा बहुत डिफरेंट है। ये हिली ट्राइब्स हैं। हिली ट्राइब्स होने के कारण क्या है कि यहाँ पर जो ट्राइब्स है, इनका कल्चर दूसरे ट्राइब्स से बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। पहाड़ों के ऊपर ये ट्राइब्स बसे हुए हैं। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि सरकार ने इनको अलग से जगह देकर रखी छठे शेड्यूल में। और छठे शेड्यूल में होने के कारण इनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी हैं। अभी उन प्रिविलेजेस के बारे में बात करूंगा, बट याद रखना, ये अभी की भारत सरकार ने नहीं किया था, ये अंग्रेजों के टाइम से। कब से? 1935 से बेटा, ये अंग्रेजों के टाइम से चीजें चल रही है। अभी से नहीं हुआ ये कि एग्जैक्टली अभी दे दिया, आजादी के बाद इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आजादी के बाद आए, उसके बाद नहीं। अंग्रेजों के टाइम से इन एरिया को स्पेशल स्टेटस देकर रखा था अंग्रेजों ने। और यहाँ के जो हिली ट्राइब्स थी, जो हिल के ऊपर रहते हैं, इनको यह अधिकार था कि अपने अफेयर्स को ये अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सरकार इनके अफेयर्स में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करने वाली। इसीलिए इनको छठे शेड्यूल के अंदर जगह देकर रखी, और स्पेसिफिकली इन 4 स्टेट्स के बारे में बात की गई है। अब लद्दाख डिमांड कर रहा है कि साहब हमको भी छठे शेड्यूल के अंदर रखो। अब इसकी फायदा क्या होता है? देखो, फायदा 2-3 फायदे बताता हूं। पहला फायदा है फंड्स। फंड्स क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, जितने भी एरियाज हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है, जहां पर जो कि शेड्यूल एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं, सरकार इन एरियाज के लिए स्पेशल फंड रिलीज करती है। मतलब पैसा आता है ज्यादा। पैसे से क्या होगा साहब? इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। दूसरा, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे? जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं इन ट्राइबल एरिया में जमीन खरीद सकता हूं क्या? नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। यहां पर इन ट्राइबल एरियाज में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। याद रखना, किसी भी तरह की इंडस्ट्री नहीं लग सकती। इन एरियाज में सिक्योरिटी ज्यादा दी जाती है कि ज्यादा ट्रेवलर्स लोग नहीं आए, यहां पे ज्यादा घूमने वाले लोग नहीं आए। इसके अलावा यहां पर अगर आपको विजिट भी करना है तो भी परमिट लगता है, परमिशन लेनी पड़ती है। इन एरियाज को ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आई बात समझ में? दैट्स वाई ये रीजन यहां पर है कि साहब चाहा जा रहा है अभी कि लद्दाख को भी स्टेटस दे दिया जाए छठे शेड्यूल का। ये मेजर स्टेट्स है। दूसरी बात क्या, लद्दाख का एक दूसरा रीजन भी है। लद्दाख ने बोला देखो, जम्मू एंड कश्मीर, इसको कितनी फैसिलिटीज मिलती है? जम्मू कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज मिलती है? सेंट्रल से बहुत सारा फंड भी आता है। अभी वहां पे आप चुनाव भी करवा रहे हो, इतना फंड आ रहा है, चुनाव करवा रहे हो। इतने टाइम से जम्मू एंड कश्मीर कितना डेवलप्ड है। बट लद्दाख की बात की जाए, लद्दाख डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है? सरकार, उनका कहना, मेरा नहीं, उनका कहना है कि सरकार लद्दाख पे इतना ध्यान क्यों नहीं देती है। लद्दाख में कितने सारे ट्राइब्स रहते हैं, कितना बड़ा लद्दाख है, उसमें कभी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहां पर कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आपने नहीं खोली है। वहां पर कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से मतलब हो रही है, बट बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। ये रीजन है यहाँ पर। इसलिए वो कह रहे हैं कि साहब आप तो एक काम करो, हमको स्पेशल स्टेटस का, स्टेट का दर्जा दे दो, ताकि कुछ परेशानियां हमारी दूर हो जाए। और इतने टाइम से हमको जो अनदेखा किया जा रहा है, उस अनदेखी करने के कारण हमारा जो नुकसान हुआ है, स्पेशल स्टेटस देने के कारण वो शायद नुकसान हमारा भरपाई हो जाएगी। आई बात समझ में? बेटा, पूरे आसाम के लिए बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया, जैसे अभी अपन ने बात करी थी ना, ऐसा थोड़ी कि पूरे आसाम के लिए परमिट लगेगा। आसाम में वो हिली एरिया जहां पर ये ट्राइब्स रहती है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ जी। फैसिलिटीज हाई दी जाती है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? अब देखो, फिर अपन और बात करेंगे तो फिर वो है कि भैया सरकार के अगेंस्ट अपन वो कर नहीं सकते। देखो, अब सबके अपना अपना व्यू पॉइंट्स होता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं खोली जा सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत चीजें डिफरेंट 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 होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू मी? वापस से मैं एक पोल करवाना चाहता हूँ। दो ही ऑप्शन है, ए एंड बी। ये मैंने टेलीग्राम पे भी करवाया था। क्या लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए? आप यंग जनरेशन हो भारत की, आप चीजों को समझते हो, आप लोग न्यूज पढ़ते हो, यू न्यू मैनी थिंग। देखो, हो सकता है, देखो क्या होता है, एक टीचर के तौर पे मैं भी कई बार आपसे सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया। ये याद रखना, जिस इंसान ने अपने आप को ये मान लिया कि वो बहुत ज्ञानी है, उसको सब कुछ आता है, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है।
एक इंसान को हमेशा सीखना चाहिए, ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग, है ना। तो कुछ चीजें मैं आपसे सीखता हूँ, कुछ आप मुझसे सीख लेते हो थोड़ी बहुत। तो मुझे बताओ कि ये जो चीजें हैं, लद्दाख को क्या स्पेशल स्टेटस देना चाहिए? 30 सेकंड्स के अंदर देखते हैं, यस और नो। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। देना चाहिए क्या? आपके हिसाब से क्या है? देना चाहिए। चलिए ठीक है, अपना अपना व्यू है। और एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखना, वॉट एवर इज योर व्यू इज, आपका जो भी व्यू है उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, इट शुड बी रीजन ना कि सर इसलिए नहीं देना चाहिए। देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। सर पड़ोसी ने बोला था इसलिए मेरे को लग रहा है। अपनी खुद की थिंकिंग डेवलप करो कि मुझे क्या लगता है। फौज में तुम्हारा पड़ोसी नहीं आने वाला है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं आने वाला है। फौज के अंदर तुम्हारा व्यू जो है वो मैटर करने वाला है। एक अधिकारी के तौर पे तुम किसी की सहायता नहीं लेते हो, तुम्हारे डिसीजन तुमको खुद को लेने पड़ते हैं। तो ट्राई टू बी ए लीडर, हर जगह सबसे पूछा नहीं जाता है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप जिस प्रोफेशन को अपना रहे हो वहां पर कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो आपको खुद को लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अपन मानते हैं कि यस बोलने वाले कितने बच्चे हैं? ओके, 74 बोल रहे हैं यस, 25 बोल रहे हैं तकरीबन नो। ठीक है, देखो अपना अपना व्यू है। आई होप कि आपके व्यू के पीछे आपका एक सॉलिड रीजन होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही चीज जो मैंने बताई आपको कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर आप लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हो साहब, है ना, कि जमीन वमीन नहीं खरीद सकते हो। दूसरी बात, ये इंश्योर किया जाता है कि ट्रैवल कम्युनिटीज जो हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ऐसा ना हो कि कोई इंडस्ट्री आ जाए या इन ट्रैवल कम्युनिटीज का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, इनके कल्चर को हानि पहुंचा रही। दैट्स वाई इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भारत के संविधान की 7वें शेड्यूल के बारे में। ओके मुझे क्या लगता है, नहीं ऐसा, देखो अपने अपने व्यूज होते हैं ना। देखो क्या होता है, किसी मैं यहां प्रथमेश सर यहां बैठे बैठे लद्दाख की कंडीशन नहीं समझ सकते। आई बात समझ में? मैं भी नहीं बता सकता कि लद्दाख के लोग कैसा फील करते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया लद्दाख में, कभी गया नहीं, तो मैं नहीं बोल सकता। और जिस चीज के बारे में मुझे बहुत नहीं पता, मैं कभी उस पर अपना व्यू नहीं देता हूं। लद्दाख हो सकता है कि मेरे लिए इस एसी कमरे में तुमको पढ़ाते टाइम ये चीज बोलना कि नहीं उनको नहीं देना चाहिए काफी आसान हो, बट मुझे नहीं पता कि वो लोग वहां पर इतने साल से क्या फील कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है। आई बात समझ में क्लियर हो रहा है बच्चा? उनकी नीड्स क्या है मेरे को नहीं पता। हो सकता है कि उनकी जो कंडीशंस है उसके हिसाब से उनको स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। उनकी नीड्स क्या है वी डोंट इवन न्यू। तो क्या होता है कि आपका जब भी कोई व्यू है या कोई पॉइंट है उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। ये चीज मैंने पहले भी कही है और एसएसबी के अंदर भी देखा जाएगा। जब तुम पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के दौरान, जब तुम पीपीएनडीटी के दौरान एक पिक्चर को देख के उस पर स्टोरी लिखते हो, आपकी स्टोरी की हर लाइन के पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन क्या था। बिकॉज उसके पीछे का रीजन तुम्हारे एथिक्स को दिखाता है, तुम्हारे मोरल्स को दिखाता है, तुम्हारे प्रिंसिपल्स को दिखाता है। और वही तो साइकोलॉजी देखने की कोशिश कर रहा है ना। आई बात समझ में? चलो मैं बोल दो नहीं साहब नहीं देना चाहिए, अब मुझे नहीं पता यार कि वहां पर उनकी स्थिति क्या है। उनको एक टाइम का खाना पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पानी लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ठंड है वो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वी कैनॉट गिव आवर व्यू ऑन एवरीथिंग। हर चीज में अपना व्यू नहीं दिया जा सकता। जिसपे दिया जा रहा है देयर शुड बी वेरी सॉलिड रीजन। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, अदरवाइज क्या अपने आप को उस व्यू से दूर रख लेना कि यार मेरा व्यू अभी मैं कोई सॉलिड व्यू नहीं आ रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे 7वें शेड्यूल के बारे में। 7वें शेड्यूल के बारे में बात की जाए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल। 7वां शेड्यूल बात करेगा डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ लिस्ट। ये शेड्यूल क्या बोलता है इसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए हमारे देश में जो पॉलिसी बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और हमारे देश में पॉलिसी और लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है कि नहीं? बिल्कुल है। आप देखो एजुकेशन को लेकर पॉलिसी अपनी केंद्र सरकार भी बनाती है और एजुकेशन को लेकर पॉलिसी अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। बनाती कि नहीं बनाती? बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है? सर आई वांट टू डेवलप एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। देखो बिल्कुल जरूरी है, हर पार्ट को डेवलप करना जरूरी, बट हर हर पार्ट की कंडीशंस और चीजें बहुत अलग होती है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जम्मू कश्मीर देखने में बहुत सुंदर है, वैली बहुत सुंदर है, वैली मतलब जन्नत है, लिटरली इट्स जन्नत। कहते हैं ना कि दुनिया का स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर कश्मीर के अंदर बेसिकली ये है।
बट कंडीशंस अलग है। टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पे, अभी भी है। कौन बोलता है वहां टेररिज्म नहीं है? समस्या है, कम हो गई बट अभी भी है, अभी भी है वहां पे वो चीजें हैं, और उसको दूर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वहीं अगर अपन बात करें दिल्ली या मुंबई की, वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है दिल्ली मुंबई के अंदर, बट उसको डेवलप करना आसान है। वहां पर एक बिल्डिंग बनाना बहुत आसान है। जम्मू कश्मीर में बिल्डिंग बना के दिखा दो, रिमोट एरिया में जाओ, अनंतनाग के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर जाओ। सुना है कुपवाड़ा के बारे में? जम्मू कश्मीर के बच्चों को पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, उनको पता है कि सर बहुत मुश्किल है वहां, तो गाड़ी रुकने में मुश्किल हो जाती है कई बार। दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हर चीज को एक चश्मे की नजर से नहीं देख सकता। आई बात समझ में? ये चीज अपने अंदर डेवलप करना है कि हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग होती है, ये चीज हमेशा याद रखना। हर एरिया का सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तुम जम्मू कश्मीर के अंदर पोस्टेड रहोगे, वहां पर तुम्हारा लोगों से बात करने का तरीका, चीजों को हैंडल करने का तरीका अलग होगा। तुम पंजाब में पोस्टेड रहोगे, वहां पर सिचुएशंस अलग है, वहां पर तुम्हारा हैंडल करने का तरीका बहुत अलग होगा। सेम चीज हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना, यू कैन नॉट ट्रीट एवरीवन इक्वली। हम बोलते हैं सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, नहीं, कई जगह पर आपको अपना व्यू, प्रोस्पेक्टिव, बिहेवियर, नेचर, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम ये नहीं बोल सकते सर एनिमी के सामने भी मेरा बिहेवियर सेम है सर, और दोस्त के सामने भी बिहेवियर सेम है, ये तो मजाक वाली बात हो गई, ऐसा नहीं होता है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या है कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। अब 7वां शेड्यूल क्या बोलता है? 7वां शेड्यूल ये कहता है, 7वें शेड्यूल के अंदर मेजरली 3 लिस्ट देकर रखी है। क्या देकर रखी है? 3 लिस्ट देकर रखी है। पहली लिस्ट है आपकी स्टेट यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? पहली लिस्ट है आपकी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट देकर रखे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहली लिस्ट कौन सी इसमें पहली लिस्ट है आपकी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट देकर रखे हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार, उस पे पॉलिसी बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है, मतलब केंद्र सरकार को है। ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे शुरुआत में यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, आज इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स देकर रखे हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। जैसे सब्जेक्ट कौन से? एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, डिफेंस। अब डिफेंस पे कानून बनाना है तो क्या यूपी बिहार गवर्नमेंट बना सकती है? क्या यूपी गवर्नमेंट डिफेंस पे कानून बना सकती है? भैया आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज करनी है, चलिए कानून बना सकती है? एटॉमिक एनर्जी, क्या यूपी बिहार एमपी की सरकार एटॉमिक एनर्जी पे कानून बना सकती है? रेलवे, इस पे कानून क्या एमपी यूपी बिहार की सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती यार। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट है, पूरे नेशन वाले सब्जेक्ट हैं, नेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। इन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। देखो, केवल और केवल केंद्र सरकार को है। जैसे आप खुद सोचो, एयरवेज, पोर्ट्स, जहां पर जहाज चलते, फॉरेन ट्रेड, वॉर एंड पीस, अब इस पे कोई स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। ये चीज सीधी सी है साहब कि यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। इसके बाद दूसरी लिस्ट कौन सी है? दूसरी लिस्ट आपकी आती स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? स्टेट गवर्नमेंट को होगा, नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन मतलब भैया देश में कोई इमरजेंसी नहीं है, देश की कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही, बढ़िया मामला चल रहा है, ऐसा भी नॉर्मल कंडीशन है। तो इस नॉर्मल कंडीशन में इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स देकर रखे हैं, इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को मतलब बिहार सरकार, यूपी सरकार, एमपी सरकार कानून बना सकती है। बट अगर इमरजेंसी आई देश में, जैसे भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा है, ऐसे टाइम पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाए। बट अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है, अभी केवल ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को होता है। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, जेल, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, बनाती है कि नहीं कानून? बनाती है कि नहीं? तुम्हारे आपके राज्य की सरकार ने कानून बनाया होगा पुलिस को लेके कि भैया पुलिस की यूनिफॉर्म चेंज करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपकी राज्य सरकार ने कानून बनाया होगा एग्रीकल्चर को लेके कि भैया एग्रीकल्चर की एक नई योजना हम लेकर आ रहे हैं, किसानों को फसल के ऊपर बीमा दिया जाएगा, देती ना। तो ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा, इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार। जैसे लैंड, लीकर, लीकर मतलब शराब, आंखें खुल गई होगी शराब सुन के। लीकर में क्या होता है? सीधी सी बात है, देखो किसी स्टेट में शराब महंगी है, किसी स्टेट में सस्ती। क्यों? बिकॉज स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट डिसाइड करेगी भैया कितनी महंगी करनी, कितनी सस्ती करनी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं स्टेट लिस्ट में जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म। हाँ जी।
क्लियर हो गया? हाँ, अब तीसरी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अब तीसरी लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको याद रखना। दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में इसको समवर्ती सूची कहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट ये ऐसी लिस्ट है, इसमें शुरुआत में 47 सब्जेक्ट्स थे, बाद में 52 हो गए। इसमें याद रखना, स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अब 61 है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी है, दोनों बना सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। ये ऐसी लिस्ट है जिसमें जितने भी सब्जेक्ट देकर रखे हैं इन पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एजुकेशन। एजुकेशन अब आप देखो, आपके स्टेट की सरकार ने भी एजुकेशन पे कानून बना के रखा होगा, कोई ना कोई पॉलिसी बनाई होगी, और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना के चलती। अभी अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है। और कौन सा हो सकता है सोचो? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, जंगल, है कि नहीं? अब देखो, सेंट्रल के भी जंगल के कानून अलग है कि नहीं? वाइल्ड लाइफ एक्ट सेंट्रल का अलग है। हर राज्य के भी जंगल के कानून अलग अलग होते हैं। हर स्टेट के भी जंगल के कानून अलग है और हर राज्य के भी जंगल के कानून अलग है। तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज है। हाँ, ये चीज याद रखना। तो देखो, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैं बता दूंगा कौन सा है, मेजरली याद रखना है। एजुकेशन हो गया बच्चा, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, है ना? ये सब्जेक्ट्स आपको 2-3 याद रखने जो कि आपके कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। शुरुआत में इसमें 47 थे, आज 52 है। 5 नए सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं। और 5 कौन से जोड़े पता है? जो इससे माइनस कर दिए। इसमें पहले थे 66 और अब 61 है, मतलब इसमें 5 माइनस कर दिए। ये 5 माइनस इसलिए करे क्योंकि इसको ट्रांसफर कर दिया, इसमें स्टेट से कॉन्करेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये नॉर्मली याद रखिएगा कि ये जो चीजें हैं, ये चीज याद रखना भी। बहुत अच्छा सवाल है। मान लो एक कानून जो है, एक कानून, अब देखो एजुकेशन, बहुत बढ़िया सवाल पूछा एक बच्चे ने, उस सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। एजुकेशन पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और एजुकेशन पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी है। अब मान लो दोनों के कानून एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, टकरा गए दोनों के कानून। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि एजुकेशन भैया हम फ्री कर रहे हैं हर बच्चे की, स्टेट बोल रही ना हम फ्री ना कर रहे, हम तो फ्री नहीं कर रहे, इसने कानून बनाया कि एजुकेशन फ्री नहीं होगी। अब दोनों कानून एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो किसके कानून को मान्यता मिलेगी बताओ? है सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसी सिचुएशन आ गई तो किसके कानून को मान्यता मिलेगी? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भैया, जिस भी बच्चे का जन्मदिन है बहुत बहुत बधाई, बताइए। स्टेट सेंट्रल, देखो देखो सीधी सी बात है, हमेशा याद रखना, पहली चीज जो देखी जाएगी वो देखा जाएगा कि संविधान के हिसाब से कौन सी चीज सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा कानून सही है। पहले तो ये देखा जाएगा ना भैया, स्टेट ने कानून बना दिया, सेंट्रल ने कानून बना दिया, पहली चीज देखी जाएगी कि संविधान के हिसाब से सही कानून कौन सा है। ऑब्वियसली बात है, संविधान के हिसाब से कानून कौन सा सही, ये देखा जाएगा। अब देख लिया कि भैया दोनों ही कानून संविधान के हिसाब से सही है, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल का जो कानून है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहने वाला है। हमेशा याद रखना, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही कानून अगर सही है तो ऐसे कंडीशन में क्या देखा जाएगा कि सेंट्रल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ये पॉइंट याद रखना ना। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, बट सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी और उसमें जजमेंट, मैं बता रहा हूं आपको, सेंट्रल के पक्ष में ही आता है, बिकॉज हमारे देश में सेंट्रल इज मोर पावरफुल। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, बट ये नहीं, अब मान लो कि सेंट्रल का जो कानून है वो संविधान के हिसाब से सही नहीं है, फिर सेंट्रल नहीं मानी जाएगी, फिर बोलेंगे नहीं सेंट्रल नहीं, फिर स्टेट का कानून सही माना जाएगा। बट अगर सेंट्रल का कानून संविधान के हिसाब से सही है, स्टेट का कानून भी संविधान के हिसाब से सही है, तो सेंट्रल के कानून को ज्यादा मान्यता दी जाती है, बिकॉज हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, स्टेट के पास है बट इतना नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म दिवस है, बिल्कुल सही बात है, जन्म दिवस है। द मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, he also want to join the Indian Air Force। पता है कि उनको इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन नहीं कर पाए, गिव अप नहीं किया उन्होंने बोला कि देश की सेवा में किसी और तरीके से कर सकता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्यों जाना जाता है? आप लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में।
आप लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? क्यों पसंद करते हैं उनको इतना? बात करते हैं अपन आज इस बारे में थोड़ा सा ना, कि देश के सबसे महान राष्ट्रपति के तौर पे उनको देखा जाता है, आप क्यों इतना पसंद करते हो उनको? मिसाइल मैन है, क्यों पसंद करते लोग इतना उनको? उनको क्यों पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है? क्या रीजन है? 3 रीजन है उनके, 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है? उन्होंने कभी भी अपनी छवि एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं दिखाई कि मैं राष्ट्रपति हूं। वो लोगों के बीच जाके बैठते थे, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। पहली चीज, इसलिए लोग पसंद करते हैं उनको। वो कभी भी अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझते थे कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, कभी भी नहीं समझते। आप देखना, बच्चों के साथ बच्चों जैसा बिहेव करेंगे, बड़ों के साथ बड़ों जैसा बिहेव करेंगे, बट किसी को भी अपने से कमते, अपने से छोटा नहीं समझते थे। दैट सिंप्लिसिटी विच वी नीड टू ऑब्जर्व फ्रॉम हिम। उनको पता है कि मैं अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति हैं वो इस देश के, बट आप देखो कितनी सरलता के साथ वो हर व्यक्ति के साथ मिलते, कभी भी वो चीज शो नहीं करी कि मैं राष्ट्रपति हूं। आजकल लोगों में जरा सी चीज आ जाए तो कितना घमंड आ जाता है ना, कह रहे मेरे पास ये, मैं इतना महान। वो देश के राष्ट्रपति रहे, बट ही वॉज वेरी सिंपल। सिंपलिसिटी जो हमको उनसे सीखनी चाहिए। नंबर 2, डेडिकेशन। अपने जीवन के अंतिम समय के अंदर भी वो काम कर रहे थे। कहां पर थे? किसी को याद है जब उनकी मृत्यु हुई थी? अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने काम करा, अंतिम समय तक उन्होंने काम करा, बिलीव मी, अंतिम समय तक पूरा जीवन देश और राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा, कोई बहुत संपत्ति नहीं थी उनकी, उनकी कोई बहुत संपत्ति नहीं थी। आप देखना उनके लास्ट चीजें जो वो छोड़ के गए, आप देखेंगे तो आपको हैरान हो जाएंगे। दैट डेडिकेशन वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। ये कितने भी जीवन में समस्याएं आ जाए, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और वो आगे बढ़ते रहना एपीजे अब्दुल कलाम साहब सिखाते हैं। द डेडिकेशन, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ो, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। तीसरी चीज जो मैं उनसे सबसे ज्यादा इंस्पायर होता हूं, ही वॉज ऑलवेज कीन टू लर्न। हमेशा वो सीखने के लिए तत्पर रहते थे, हर चीज को सीखने की कोशिश करते थे। आप देखिएगा इतनी उत्सुकता के साथ, आप उनके वीडियोस देखिएगा। एक वीडियो के अंदर वो किसी बच्ची ने प्रोजेक्ट बना के रखा है साइंस का, बच्ची उनको प्रोजेक्ट समझा रही, वो इतने ध्यान से समझ के उससे सवाल पूछ रहे हैं। इस उम्र के अंदर भी वो सीख रहे हैं, सीखने की क्षमता। He was always ready to learn। ये 3 चीजें अगर लाइफ में आ जाए तो फिर तो क्या ही चीज है। डेडिकेशन, व्हाट सिंप्लिसिटी है। एक छोटी सी चीज, कोई एरोगेंस थी नहीं उनकी, है ना। एक छोटी सी एक किस्सा है, शायद आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन के अंदर एक बार उनके परिवार के कुछ लोग आके रहे, 6 या 8 लोग उनके परिवार के आके रहना शुरू कर दिया। अब राष्ट्रपति भवन में इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति रहे, वो सारे लोग अपने परिवार के साथ ही रहते थे। कोई ऐसा नहीं था कि परिवार किसी दूसरे घर में और बाकी हम राष्ट्रपति भवन के अंदर है ना। बाकी इसके पहले के कई राष्ट्रपति ऐसे जो अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन के अंदर रहते थे, बट एपीजे अब्दुल कलाम साहब के परिवार के कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर ठहरने आए। कुछ 12 या 15 दिन जब वो ठहर के रहे, और 15 दिन बाद जब उनके परिवार के लोग अपने घर चले गए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उन 8 लोगों के पैसे भरे, भारत सरकार के राजकोष में जमा करवाए कि मेरे परिवार के जो 8 लोग हैं ये राष्ट्रपति भवन के अंदर रहें तो ये भारत सरकार के खर्चे पे नहीं रहेंगे, ये लोगों के खर्चे पे नहीं रहेंगे, ये मेरे खर्चे पे रहेंगे। अपनी सैलरी से पैसा दिया उन्होंने। इतनी बड़ी बात है, पूरा बिल पे किया। बेटा कोई नहीं करता है। आजकल के छोटे छोटे, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट पॉलिटिशियंस को आप देख लो, टोल नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम ये है वो है। राष्ट्रपति होते हुए वो पूरा बिल पे कर रहे हैं कि रहने का खर्चा मैं देता हूं। ऐसे लोगों से हमको सीखना चाहिए। बट हम किससे सीखते हैं? ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे गालियां दे रहे हैं, समझ जाओ, यूट्यूब पे गालियां दे रहे हैं, जो भाईचारा ऑन द टॉप के नाम पे गलत चीजें आप कुछ करना सिखाते हैं, हम उनसे सीखते हैं। कई बार हम उनको अपना आदर्श मान लेते कि मुझे ऐसा बनना है। आप सोचो, वैसा तो आप बन जाओगे, बट जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आप लोग आपको किस तरीके से याद रखेंगे? आप वैसे बन सकते हो, और वैसा बनना काफी आसान है ना। जो चीज आसान है वो हर कोई कर सकता है। वैसी भाषा का उपयोग करना, वैसा बिहेवियर करना, वो चीजें करना, वो कोई भी सीख सकता है। हर एरा गेरा नत्थु गेरा वो चीज कर सकता है। बट एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जैसा बनना और अच्छा नेचर, अच्छा बिहेवियर लेकर आना, वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। और आप ये चीज सोचो कि जाने के बाद 50 साल 100 साल बाद, जब मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहोगे, इन लोगों को किस तौर पे याद रखा जाएगा? इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया समाज के लिए? समझो, हमेशा ये चीज याद रखना, इतिहास कभी नहीं भूलता है आपको। आपके जाने के बाद व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वर, ये चीज देखनी पड़ेगी आपको, है ना। आज हम बात करते कैप्टन मनोज पांडे के बारे में। उनके बारे में क्या चीज कही जाती? दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज। जब गोलियां लगी पूरे शरीर पे, तब भी गिरते टाइम भी क्या बोला? ना छोड़नू, छोड़ना मत इनको। दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का अनुभव कि भले ही मेरी जान जा रही है, बट मैं अपनी जिम्मेदारी को अंत समय तक निभाऊंगा। आपको लगता है कि ये चीजें देखकर, इस तरह के एटीट्यूड को फॉलो करके वो ओएलक्यूज आपके अंदर आएंगे? कभी नहीं आ सकते।
इसलिए मैं कहता हूं कि ये बनना बहुत आसान है, ये सब करना बहुत आसान होता है। ट्राई टू अप योर स्टैंडर्ड्स, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब एक सवाल आता है ना, चलिए अब इसके बाद हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, हमने बात कर ली। अब एक सवाल आता है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया, मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, अरे यार मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में उनके सीनियर्स कहते ही वॉज एन परफेक्ट, ही वॉज एन मतलब टॉप नॉच ऑफिसर, जैसा कि अधिकारी को होना चाहिए, ही वॉज लाइक दैट, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे चलिए। मैं हाँ जी, मैं किस बारे में बात कर रहा था, देखिए अब मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो किसी भी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, ना तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर है, ना तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, ना तो वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो कि किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो उस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? किसके पास होगा? हाँ बिल्कुल, देखो बहुत सारे ऑफिसर्स रहे, बहुत सारे लोग रहे हैं, आप सब उनका नाम जानते हो, तो यू ऑल न्यू। उसमें यही कहते हो कि वॉट एवर यू आर डूइंग, मैं जस्ट थिंक वंस, एक चीज हमेशा याद रखना कि मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे अगर मैं चीज करता हूं, तो इज इट आई एम गोइंग इन द गुड गुड पाथ और नॉट। एक ऑफिसर के तौर पे क्या एक ऑफिसर ऐसा करता होगा? सोचो इस बारे में बस, दैट्स इट। हाँ, बिल्कुल सही बताया। देखो याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है जो किसी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, जैसे कोविड 19 के बारे में बात करें, कोविड 19 तो साहब किसी लिस्ट के अंदर था ही नहीं, कोविड 19 बहुत अलग चीज हो गई है, एक नई बीमारी आ गई। तो याद रखिएगा, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार जो कि किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 248 इसके बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल बात करेगा? आर्टिकल 248 बात करेगा। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो भारत सरकार के 7वें शेड्यूल की, भारतीय संविधान की बेसिकली 7वें शेड्यूल की किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का होगा। और इसे केंद्र सरकार का रेसिडुअल पावर बोलेंगे। रेसिडुअल मतलब अदर पावर, अनन्य शक्ति, एक्स्ट्रा पावर आप कह सकते हो इसको। याद रखिएगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जो कि किसी भी शेड्यूल में मेंशन, जो कि किसी भी लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल, केवल और केवल, याद रखिएगा, केवल और केवल किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कैरेट्स क्लियर है? समझ में आ गया? सही बात है। फायर। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलिए ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना कि देखो मैंने बताया ना कि 5 सब्जेक्ट ऐसे थे, वो 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ट्रांसफर कर दिए थे, पहले स्टेट लिस्ट के अंदर थे, फिर कॉन्करेंट में कर दिए। याद आया? हाँ, तो ये 5 सब्जेक्ट याद रखना। अब देखो किसी भी सब्जेक्ट को ट्रांसफर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। संविधान में जब भी कोई चेंज करना है, कोई चीज जोड़नी, हटानी, ट्रांसफर करनी, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया? संविधान में अमेंडमेंट किया, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 का। इस संशोधन के द्वारा हम लोगों ने क्या करा कि जो 5 सब्जेक्ट थे इसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये 5 सब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियरली बता दूं, बट ये याद रखना कि अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया। अब सब्जेक्ट देख सकते हो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स का मतलब क्या होता है कि भैया 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे, ये वेट है कि साहब वेट एंड मेजर्स वाला मामला है, ये हम लोगों ने करा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर लिए गए हैं। यहां तक क्लियर हो गया? रिवीजन कर ले एक बार, चलो रिवीजन कर लेते तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, जल्दी बताते जाना। पहला शेड्यूल किस बारे में बात करता है? फर्स्ट शेड्यूल किस बारे में बात करेगा? फर्स्ट शेड्यूल अमेंडमेंट मतलब संशोधन बेटा। संविधान में जब भी कोई चीज चेंज करनी होती है ना, उसको संविधान को अमेंड किया जाता है। अमेंड करना मतलब संशोधन करना। यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग, आप कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सर why we are losing ourselves? We are losing ourselves because we are more dedicated towards the social media. That is the only reason. social media, हम एक्सेप्टेंस, हम लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत कॉमन हो गया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 5 साल पहले तुम सोचो, जब आप लोग छोटे थे, 5वीं छठी के अंदर थे, अपने पापा मम्मी के सामने अगर कोई गलत गाली दे दे तो अपन कितना घबरा जाते थे। घबराते थे कि नहीं? घबराते, अरे यार क्या
क्या शब्द यूज कर दिए इसने, अब्यूसिव वर्ड्स, मतलब भैया बहुत बड़ी बात थी अब्यूसिव वर्ड्स यूज करना। आज इट्स वेरी कॉमन। आप हर मोबाइल पे देखो, हर यूट्यूब के ऊपर देखो, लोग अब्यूसिव वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। इट्स वेरी कॉमन। कॉमन है। क्यों कॉमन? बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग। साइकोलॉजिकली ह्यूमन माइंड बड़ा अलग होता है। आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये तो कॉमन है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस चीजों को खराब कर देता है। नंबर सेकंड इज न्यूडिटी। क्लियरली बात कर रहा हूं। इंस्टाग्राम पर इस तरह की चीजें आप आती है, आप सब जानते हैं, आंख खुलते इंस्टाग्राम पे हम वही चीजें देखने की कोशिश करते हैं। आंखें बंद करने से पहले भी वही चीजें देखते, दिन भर माइंड में वो चलता है। हाउ यू कैन बिकम द क्रिएटिव? आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते हैं। दैट न्यूडिटी, वो दिन भर चल रही है, दिन भर वही चीज चल रही है। और एक फिलोसोफर ने चीज कही कि अगर किसी कंट्री के अंदर आपने अब्यूसिव लैंग्वेज और न्यूडिटी को कॉमन कर दिया, फिर वहां का जो यूथ है उसका मेंटल डेवलपमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो उसी चीज में उलझा रह जाएगा, उसको उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। इन दोनों चीजों से आपको अपने आप को दूर करना पड़ेगा एनी हाउ। और मैं क्या कहता हूं, मैं बंद करने की बात कभी भी नहीं बोलूंगा कि भैया मोबाइल बंद कर दो, नहीं, ये चीज नहीं। कंट्रोल योर सेल्फ, अपने हाथों पे कंट्रोल रखो ना, कि यार मैं नहीं स्क्रॉल करने वाला हूं उस चीज को। मेरा माइंड, मेरा मन का संयम, मेरी ताकत इतनी अच्छी है कि मेरे को कोई गैजेट कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चीज हमेशा याद रखो। यूज करो सोशल मीडिया, मैं कभी मना नहीं कर रहा, यूज इट, बट इन दी पॉजिटिव वे। हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होते हैं। आई बात समझ में है ना? अब तुम्हारे पास एके है, एके से तुम देश की रक्षा भी कर सकते हो और देश में घमासान भी कर सकते हो। व्हाट यू आर गोइंग टू चूज? तुम एक फौजी हो तो देश की रक्षा कर रहे हो ना, बिकॉज यू हैव कंट्रोल। ये कंट्रोल तुम्हारे अंदर है, तभी तुम फौज के अंदर जाते हो। तो ये कंट्रोल करना सीखो, ना कि उसको अवॉइड करना। चलो, पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? नेम ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रहा है, नेम ऑफ स्टेट इन यूटी के बारे में बात कर रहा है। सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा था? सैलरी के बारे में बात कर रहा था ना, फटाफट कंप्लीट करते हैं। थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा था? थर्ड शेड्यूल बात कर रहा था किसके बारे में? ध्यान से सुनिएगा, ओथ के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बात कर रहा था। फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा था? फोर्थ शेड्यूल बात कर रहा था राज्यसभा के अंदर सीट्स के बारे में। याद आ गया? हाँ, याद करते जाना, रिवाइज करते जाना। फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये शेड्यूल एरियाज, कौन से? 10 स्टेट्स के अंदर जो शेड्यूल एरियाज है, 10 राज्यों के अंदर जो शेड्यूल एरियाज है, ये उसके बारे में बात कर रहा था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिक्स शेड्यूल के। सिक्स शेड्यूल बात करता है एटीएमएम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जहां पर ट्राइबल एरियाज है, इसके बारे में बात कर रहा था। सातवें शेड्यूल के बारे में हमने बात करी, ये बात कर रहा था किसके बारे में? लिस्ट के बारे में बात कर रहा था, जिसमें 3 लिस्ट है, कौन सी? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो 7 शेड्यूल तक हम लोगों ने चीजें कंप्लीट कर ली थी। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? ओके, चलिए, है ना। अब देखो, मैं 8वां शेड्यूल अभी इसलिए नहीं करा रहा हूं बिकॉज अभी समय कम है। और 8वें शेड्यूल के अंदर एक मेजर चेंज हुआ, आपने न्यूज पढ़ी होगी, ये मैं लिस्ट लेकर भी आया हूं। 8वें शेड्यूल में 5 नई भाषाएं जोड़ी, ये पता है कि नहीं किसी को? 8वें शेड्यूल के अंदर 5 नई भाषाएं जोड़ी है, किसमें? क्लासिकल लैंग्वेज। 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी है। ये देखो, याद है, कुछ दिन पहले की न्यूज थी, इसलिए भी अपन 8वें शेड्यूल पे आज नहीं करेंगे, आगे वाली क्लास में कर लेंगे, आसान है 8वां शेड्यूल। याद आया किसी को? ये 5 नई भाषाओं के बारे में पता है कि नहीं? 5 नई लैंग्वेज जोड़ी है 8वें शेड्यूल में, पता है? हाँ, न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था, 5 क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी है। हाँ, याद आ गया ना? हाँ, तो ये पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करना, लेटेस्ट वाला पढ़ने वाले हैं अपन। पहले कितनी थी? पहले थी 6, 5 और जोड़ दी, अब कितनी हो गई? अब होगी 11। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये याद रखना इन चीजों के बारे में। आप कोई डाउट समस्या हो तो पूछ लो। कंट्रोल इम्पल्सेस, नॉट माइंड। यू नीड टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस। इम्पल्सेस मतलब जो इमोशंस की लहर तुम्हारे मन में दौड़ती है ना, सडनली जो इम्पल्सेस आते हैं, दैट सडन इम्पल्सेस शुड बी स्टॉप्ड। फौज में इन सडन इम्पल्सेस का काम नहीं होता है। मैं क्लियरली आपसे कहूँ, आप शांत रहिए, पीसफुल माइंड के साथ चीज़ों को करिए। अपने अंदर के जो भी इम्पल्सेस, एकदम तुम्हारे माइंड में कोई भावना आई, बहुत सडन इम्पल्सेस है, बहुत आवेग के साथ कोई भावना तुम्हारे अंदर आई, गुस्से की भावना, जो भी भावना है, ट्राई टू कंट्रोल इट फॉर द 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के लिए इसको कंट्रोल करके रखो। ये चीज अगर आप करना सीख गए ना, तो बिलीव मी, बहुत मेजर चेंज आपकी पर्सनालिटी के अंदर आता है। 5 सेकंड, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है किसी पे, 5 सेकंड कंट्रोल कर लो, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। और वो इंपल्सेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। एसएसबी के अंदर भी, जीडी के अंदर है, तुमने ये कर दिया, ऐसा काहे किया, फिर ये दिक्कत होगी। चलिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे बच्चा, है ना। अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहो, और रियाज के सेशन के अंदर मिलता हूँ मैं आपसे। और ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।